अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 75 स्टार्ट करते हैं कैप 1 का। टर्म टेस्ट की डिस्कशन का मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया है आज बरोज़ बुध 28 दिसंबर 2022 को 2 PM ऑनवर्ड्स तकरीबन 3:30 तक एक क्लास मैंने रखी है जिसमें सिर्फ टर्म टेस्ट की डिस्कशन होगी। अगर कोई टाइम बच गया तो शायद मैं थोड़ा सा जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आईएएस सेट के चैप्टर की 2-4 लफ्ज़ पढ़ा भी दूँ, तो लेकिन वैसे मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि नॉर्मल क्लास को उसमें छेड़ूँ। तो ये प्योरली सिर्फ टर्म टेस्ट की डिस्कशन के लिए अलग से क्लास है, ताकि एक ऑप्शन ये था कि जूम मीटिंग या लैपटॉप पे रिकॉर्ड करके भी भेज सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये लगा अब इसमें मैंने दोनों क्लासेस को इकट्ठा ही रखा है, क्योंकि सारे बच्चे मुझे पता है इसमें आ नहीं रहे थे पिछली। वैसे कौन कौन इरादा करता है इस क्लास में आने का आपकी क्लास से? माशाल्लाह, हिम्मत करो। अगर यूट्यूब पे मैं ना दूं फिर कौन कौन आएगा? लेट्स से यूट्यूब पे मैंने नहीं देना। मैं हो सकता है मैं बदल दूं इरादा। कौन कौन आएगा? फिर भी नहीं आएंगे आप लोग इधर से, फिर भी नहीं आए। अच्छा सुने, किधर गया वो? किधर गया जो लिखा हुआ था? किधर गया? ना यार, गुम कैसे कर दिया यार आप जी। तो प्लीज चलें, ठीक है। ये बहरहाल यूट्यूब पे मैंने देना है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा क्लास है और है भी सिर्फ टर्म टेस्ट की डिस्कशन, जिसको नॉर्मली हम कंप्यूटर पे भी रिकॉर्ड करके कर सकते हैं या जूम मीटिंग में भी। तो मैंने उसी का अल्टरनेटिव एक एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे आज रखी है आप लोग, ठीक है। अब उसमें यह है कि कौन कौन आएगा वैसे आप बता दें ज़रा, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो आएंगे, जो नहीं आएंगे उनके लिए ये सेम डे में अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे। लेकिन मुझे कभी इम्कान और उम्मीद है कि जो बच्चे नहीं आ रहे वो बच्चे इस डिस्कशन को भी शायद ना लें, ठीक है। तो मर्जी है आप लोगों की, कोशिश कीजिएगा कि अपनी प्रेजेंस को 2 बजे तक इंश्योर करें इस क्लास में। टर्म टेस्ट सिर्फ मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज फिर आईएएस 8 को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है जी बच्चों, जी 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 जी। 1 बजे बेटा, मेरी ना 1:15 तक FA2 की क्लास होती है। उसके बाद 10 मिनट में भाग के नमाज पे पहुंचता हूँ नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद फिर 1:45 वहाँ से वापसी होती है, तो 15 मिनट का गैप रखा है कि उसमें कोई चाय पानी करके मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो 2 बजे इंशाल्लाह क्लास होगी। इसमें ये मसला है, कोई क्लास है आपकी? अगर अच्छा कोई बात नहीं है, आप जितना बैठ सकें बैठ जाइएगा। जब आप समझें कि जी अब टाइम हो गया है, लेने आ गए हैं घर वाले या कोई मसला है, तो उसी वक्त आप वहाँ से क्लास से उठ जाइएगा। ये यूट्यूब पे आज ही अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास की ही रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह, उससे इतना मसला होगा नहीं, ठीक है। तो सब बच्चे क्लास में पहुंच जाइएगा 1:55 तक, ओके। अच्छा जी, मैं इंशाल्लाह 2 बजे क्लास शुरू करूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है ना, ख़त्म भी करनी है। फिर 3:45 तो असर हो जाती है, तो उससे पहले कोशिश करना है 3:30 तक इसको लपेट दें। आप 70 नंबर को डिस्कस भी करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको कर लेंगे मैनेज। अच्छा जी, आए ज़रा चांद पेंट्स पर। चांद पेंट्स, इसको क्या तकलीफ है आज? ये वापस उस्ताद की तरफ जा रहा है, कोच की तरफ कोच की तरफ वापस जा रहा है बार बार। जी चांद पेंट्स को ज़रा ओपन कर लें, तब तक मैं कुछ मिटाना भूल गया था, पिछली क्लास वाला वो मिटा लूँ। मैं भी कहूँ मैंने इतना कम काम करवाया है, सिर्फ एक पेपर पास पेपर करवाया। वो मुझे अब पता लग रहा है कि मैंने 2 पास पेपर डिस्कस किए थे ना। उसके बाद फिर ख़त्म कहानी। अब बस वो थेरी शेरी रह गई है, ठीक है। और थेरी को इंशाल्लाह हम, आपको पता है, साथ साथ भी कर सकते हैं। थेरी तो बस पढ़ी हुई है, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रा डिस्कस करने वाली होती हैं, समझ नहीं आ रही होती हैं आपको। अच्छा जी, चांद पेंट्स में आपको सवाल आपके सामने है। आपको पता है कि क्या हुआ था? 15 की गलती 16 में पकड़ी गई थी, ऐसा ही है। 15 की गलती 16 में पकड़ी गई थी। तो 16 को हमने 16 में खड़े होकर उसको हमने क्या कर लिया था? करेक्टेड। द एरर्स वर करेक्टेड इन 2016। तो हमने कल यहाँ पे एक जुमला भी लिखा था, जो भी लिखा हुआ है। हाँ तो सही है ना। यानी अगर 15 की गलती 16 में पकड़ी जाए तो 16 में खड़े होकर ही सही करते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं थी। काश के कोई ऐसा सवाल हो जिसमें जर्नल एंट्रीज हमने की हो। ये करीब ही था, ऊपर भी था वैसे, तो ये भी है। यहाँ पे क्या लिखा करते थे, बल्कि मैं उधर जाना चाहूंगा जहां पे मैंने पहली बार जिंदगी में आपको सिखाई थी जर्नल एंट्री करनी। अल्लाह करे लिखा हो। ये देखो, यहाँ पे हम क्या लिखते थे 2000, ये सवाल में जो मैंने एग्जाम्पल बनाई थी मैं उसी को सामने रख रहा हूँ। ये 18, 19, 20, गलती 20 में पकड़ी गई, 18 की भी, 19 की भी, 20 की भी। तो हमने कहा था कि 20 में खड़े हैं, 18 और 19 को सही करेंगे 20 में।
अब सवाल को पैरों पे खड़ा करने के लिए हर साल की किताबें ओपन करके एंट्रीज हमने की, क्योंकि आपने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस भी तभी बना, बैलेंस शीट भी तभी बनी, चेन इक्विटी भी तभी बनी, नोट भी तभी बना था जब हमने ये वर्किंग की थी ऊपर वाली। मिस हो रही है आवाज, ठीक है। तो ये पिछली क्लास वाला माइक क्यों बदला आपने? वही है ना, क्या आया करो। अच्छा जी जी, तो हमने कहा था कि 20 के अंदर खड़े हैं, तो 18, 19, 20 में गलती हुई है, तो गलती को खड़े होकर 20 में ही सही कर रहे हैं। लेकिन ये वाली एंट्रीज वैसे सही नहीं है, ये एंट्रीज वैसे सही नहीं है, क्योंकि आप 20 में खड़े होकर प्रॉफिट एंड लॉस 18, 19 को कैसे हिट कर सकते हैं? लेकिन इसके बगैर सवाल नहीं हो सकता। इसीलिए जब जर्नल एंट्रीज मांगी थी तो मैंने कहा था कि आपने 18, 19 की एंट्री भी 20 में खड़े होकर करनी है। तो क्या करो, कंबाइन कर दो इन दोनों को, 2 हैं, 3 हैं, 10 साल हैं, जितने भी साल हैं करंट ईयर से पीछे, उनको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करना है? इग्नोर करना है इनकम्स एक्सपेंसेस को और लेना है एसेट्स और लायबिलिटीज को, ठीक है ना, बैलेंस शीट आइटम्स को। एसेट्स लायबिलिटीज की एंट्री की थी, इनकम एक्सपेंसेस को इग्नोर किया था और बैलेंस शीट कहां डाली थी? रिटेन, क्योंकि इनकम्स एक्सपेंसेस का इंपैक्ट प्रॉफिट पड़ता है और प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं पड़े होते, बल्कि रिटेन अर्निंग्स में इकट्ठे हुए पड़े होते हैं, ठीक है। तो 18 की और 19 की गलती 20 में ही खड़े होकर सही करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अहम बात क्या है, 18 और 19 की जो गलती है, अब इधर आते हैं, ऐसे कर लेते हैं, अपने उस्ताद कोच के पास आते हैं जी। 3 में खड़े हैं, 1 और 2 की गलती है, तो खड़े तो 3 में ही हैं, गलती 3 में ही खड़े होकर सही कर रहे हैं। लेकिन क्या 3 के साल की गलती 3 में सही की थी? बोलो, सही किया था। अच्छा, क्या 2 के साल की गलती को 3 के प्रॉफिट में सही किया था? क्या हमने 3 की गलती को 3 के प्रॉफिट में सही किया? बिल्कुल सही है। 2 की गलती को 3 के प्रॉफिट में सही किया था? नहीं, 2 के प्रॉफिट में। 1 की गलती को क्या 3 के प्रॉफिट में सही किया था? नहीं, कहां पे? ठीक है ना। तो हमने जिस साल की गलती है उसी साल में सही करनी होती है, ठीक है। लेकिन खड़े हम जाहिर सी बात है 3 में हैं, बाद में पता लगा ये तो पॉलिसी चेंज था ना। प्रायर ईयर एरर के अंदर भी तो ऐसा ही था। प्रायर ईयर एरर, दूसरा सवाल हमने किया था वंडर लिमिटेड, याद ना, हमारा टॉपिक कंक्लूड हुआ। ओह, ये तो पाक क्वेश्चन है, मेरा तो इतना निकल गया। मैंने कहा हमारा वंडर लिमिटेड गया, तो बार बार देखना होता है ना जी। हम खड़े थे 15 में पता लगा 14 की गलती है, तो 15 के अंदर खड़े होकर ये गलती सही कर रहे हैं। लेकिन ये एंट्रीज ऐसे करने का मकसद होता है सवाल को करना। लेकिन जब जर्नल एंट्रीज की बारी आएगी तो इधर देखो, पिछले साल की एंट्री में एसेट्स लायबिलिटीज को लेंगे, इनकम एक्सपेंस को इग्नोर करेंगे और रिटेन अर्निंग में डालेंगे। लेकिन इस साल को कॉपी पेस्ट करते हैं। अब जरा इसको छोड़ो और इधर देखो, किधर देखोगे? बदतमीज हुआ पड़ा आज। काश कि मैंने ये स्टेटमेंट इक्विटी यहां पर बनाई होती। खैर, 15 की गलती को आपने 15 के साल में सही किया था और 14 की गलती को 14 के साल में सही किया था, ऐसे ही किया था, ठीक है। आपने 14 वाली गलती को 15 में तो सही नहीं ना किया था। 14 के अंदर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो 15 के प्रॉफिट को हिट कर दो, क्या ऐसा किया था? नहीं, 14 के प्रॉफिट को ही हिट किया था, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद मैं आपको लाता हूं चांद पेंट्स पे। चांद पे चले, चलो जी, लेट्स मूव टू मून। वेयर इज मून? हेयर इज मून, हेयर इज मून, वेयर इज मून? हेयर इज मून। यहां पे क्लिक कर दूं मैं, फिर ना भाग जाए। अच्छा जी, हम 16 में खड़े हैं, हमें पता चला 15 में एक गलती हुई थी और वो करेक्ट की है हमने 16 में। ये बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा चलो, ये बात करने के बाद जरा एक छोटी सी और एडिशनल बात भी कर लें, फिर अपना सवाल शुरू करना है ना। मुझे ये बताओ कि 16 के साल में कोई गलती है? कोई गलती नहीं है। 16 के प्रॉफिट को हमने छेड़ा? नहीं छेड़ा। 4089 लिया हुआ है एज इट इज उठा के यहां से, ठीक है। अच्छा, 15 के साल में गलती थी, बोलो, तो 15 के साल के प्रॉफिट की गलती को 15 में सही किया था? बिल्कुल। ये देखो 4359 का प्रॉफिट था, हमने ये वाला प्रॉफिट नहीं उठाया था, रेडिली अवेलेबल प्रॉफिट हो गया था 372, तो उसी को ही उठाकर हमने यहां पर ले लिया था। लेकिन क्या कहा था उसको? रीस्टेटेड, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये गया हुआ है और हम ले रहे हैं ये वाला, तो फिर रीस्टेट तो कर दिया ना। अब वो तो चूंकि गिवन था, अगर मिसाल के तौर पे गिवन ना होता तो 15 के प्रॉफिट को हम खुद एडजस्ट करते, तो कैसे करते? हम कहते गलत प्रॉफिट को उठाओ 4359, उसके बाद अब कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर उठा लो, जल्दी 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 4359 लिखो, जरा चेक तो करें ना कि हम वैसे भी जा सकते थे अगर उसने ना दिया होता प्रॉफिट। चेक करो आप, चेक करो आप, ब्लू जी। 330 से एक एक्सपेंस क्या हुआ? कम। इसमें ना सिर्फ एक ही इनकम है, उसको मैं यूं निशान लगा लेता हूं ताकि उस पे आए तो फिर जरा ठटक जाए, बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना। अब एक एक्सपेंस 330 से बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया 330, आगे बढ़ो। एक एक्सपेंस 27 से कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया, आगे बढ़ो। एक एक्सपेंस 194 से बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया। एक एक्सपेंस 105 से बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया। एक एक्सपेंस 48 से कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। और एक इनकम 82 से कम हुई,
प्रॉफिट कम हो गया। बताओ आंसर क्या आता है? 82 है ना, 37। तो ये ऐसे निकालते हैं हम। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या है? आपको ये बताना कि देखो 15 के साल की गलती थी तो 15 के प्रॉफिट्स को सही किया, ना कि 16 के प्रॉफिट्स को। ये बात समझ में आती है? चलो अच्छा, ये ऐसी बातें कर रहा था। असल तो आज हमने पास पेपर 1 करना था। शुरू करें जी पास पेपर 1। Following information pertains to draft financial statements, page number 406. Following information pertains to draft financial statements of Paul for the year 31 दिसंबर 14, सफा नंबर 406। ठीक है, रिक्वायरमेंट जरा पढ़ लें। स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनानी है 31 दिसंबर 14 की। अब अगर आइए सेट अप्लाई ना हुआ तो सिर्फ 14 की बना देंगे, और अगर हो गया अप्लाई कैसे होगा? कोई प्रायर ईयर एरर पकड़ा गया तो करेक्ट करना है, या कोई पॉलिसी चेंज है जिसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, तो फिर आइए सेट अप्लाई हो गया। फिर 14 के साथ साथ 13 को भी हमने बनाना है, चाहे सवाल कहे चाहे ना कहे। ठीक है, चलो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है जी हमने। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू पोल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 14। इसमें ये नेट प्रॉफिट है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, और रियल सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर है। ये है तो आपके हिसाब से डाटा, पर्चे में तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है जैसा मैंने आपके साथ हर क्लास में कर लेता होता हूं कि हम वो लावे वाले डिस्कशन की तरह से हर सवाल के अपने फॉर्मेट को उस पे ले आते हैं कि ओसीआई में क्या जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर मैं बनाऊं इस इंफॉर्मेशन को, तो रेड कलर से हमारा नेट प्रॉफिट आता था, याद है? नेट प्रॉफिट आया था रेड कलर वाला। ठीक है, तो वो फिगर जो रेड कलर से हमने उस दिन लिखी थी जब ये कॉन्सेप्ट असल में सीखा था, तो वो फिगर क्या बनती है? 13 की 52, वेरी गुड, और 14 की 78, क्योंकि ये क्या है? ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको ये इस तरह से आता है ना, स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस का ये आंसर। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन हुई पड़ी है, उस डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ना कि वो यहां पे आती थी, याद है? इसलिए इसको तो उठा के यहां नहीं लाएंगे। और फिर आगे क्या गिवन है? रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज इन द ईयर। हाँ, ये वो ओसीआई के अंदर होती थी जो 13 के अंदर कितना है? 12, ग्रीन कलर से लिखते थे, और 10। ठीक है, और ये फिर ऐसे करके जाते थे, याद है? ये रिटेन अर्निंग में गिरता था और ये वाला रिवैल्यूएशन सरप्लस में गिरता था, याद है? तो ये सवाल हमारे हिसाब से हो गया। तो पहला पॉइंट है उसमें सिर्फ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर वाली जो एंट्री है वो चेंज इन इक्विटी में होगी। बाकी डाटा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है ऐसे पर्चे में, ये दिमाग में आपके होता है। तो मैं बस उसको आपके इस कैनवस पे उतार देता हूं, जो आपके कैनवस पे बना हुआ है। ये इतनी दफा बात हो गई है, ठीक है ना? पर्चे के अंदर बस अपनी रेलेवेंट फिगर्स उठानी है, जहां पहुंचानी है वहां पहुंचाएं। ठीक है, ओके। तो पॉइंट 1 तो सिर्फ इतना सा था। चलें आगे। पॉइंट 2, ये इसको भूल ना जाना, जब चेंज इक्विटी बना रहे होंगे ना तो इसको भूल ना जाना, ये ट्रांसफर की एंट्री उस वक्त करेंगे। ओके जी। पॉइंट नंबर 2, इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 12 एट अ कॉस्ट ऑफ 60 मिलियन एंड इट वाज रेडी फॉर यूज ऑन यकम फरवरी 13। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इस दिन से हमने स्टार्ट करनी है। हाउएवर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13, पिछला साल, अमाउंटिंग टू 4.5 मिलियन was worked out from the date of production, that is 1 April 13। बच्चों इस दिन से तो डेप्रिसिएशन नहीं लेनी थी, डेप्रिसिएशन तो लेनी थी यकम फरवरी से। ठीक है, गड़बड़ हो गई। अच्छा, अगली बात को फिलहाल जो है ना, द मिस्टेक was corrected in 2014। कोई मसला नहीं है फिलहाल तक इस बात में। ठीक है, अच्छा, अब पहले तो जरा इस मसले को निकाल तो लेना। मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है, वो कहता है इंस्टॉलेशन ऑफ असेंबली प्लांट कंप्लीट हुई एट अ कॉस्ट ऑफ 60। अब ये इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है या ये पूरे प्लांट की कॉस्ट है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। मसला ये है कि रेट या लाइफ वगैरह गिवन नहीं है कि हम इससे डेप्रिसिएशन निकालें। ठीक है ना? बस ये है कि वो कह रहे हैं इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीट हुई। अब देखो ना, आप इसको प्लांट की कॉस्ट समझो या इंस्टॉलेशन की कॉस्ट समझो, इसको तो यूज कर ही नहीं डेप्शन में। उसने कहा है डेप्रिसिएशन जितना भी प्लांट था उसकी बनी 4.5। हो सकता है ये प्लांट की टोटल कॉस्ट हो, हमें इससे क्या। लेकिन ये 4.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन जो है ये 2014 के साल में यकम फरवरी से शुरू करके निकालनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन, यानी 11 महीने की निकालनी थी। लेकिन इन्होंने यकम अप्रैल से कैलकुलेट की, यानी 9 महीने की डेप्रिसिएशन निकाली हुई है। अब या तो ऐसा होता हमारे पास कॉस्ट, चलो इसको कॉस्ट अज्यूम कर भी लेते, तो रेट या लाइफ होती तो हम कहते जी 10-11 महीने की डेप्रिसिएशन इतनी बनती है, जबकि उन्होंने डेप्रिसिएशन निकाली हुई है इतनी, तो ज्यादा या कम, वैसे ज्यादा ही होनी है। उन्होंने काम किया, 9 महीने की डेप्रिसिएशन निकाली है, हम कह रहे हैं 11 महीने की होनी चाहिए। ठीक है ना? तो रेट वगैरह गिवन नहीं है, तो एक ही हल बाकी बचता है। वो हल क्या है? वो हल ये है कि हम कह रहे हैं जी ये जो 4.5 की डेप्रिसिएशन है ना, ये 9 महीने की है।
हम कह रहे हैं ये 11 की हो। अब पहला सवाल है ना भाई, और सवाल खामोश, तो स्ट्रेट लाइन अज्यूम करते हैं, तो फिर तो सादा सी बात है। देखो ना इधर, ये देखो, अगर एक एसेट है 100 रुपए का, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, ठीक है, और इसको मैं कहता हूं जी 11 महीने की ये डेप्रिसिएशन निकालो जरा कितनी बनती है। ऐसे एक एग्जाम्पल है, ये 5 वाले जो है ना, ये इनको दिल करता है गोली मार दे बंदा पैनाडोल की, बड़े टार्जन। 9.2 कर लें, अच्छा ये बनती है। गलती से हमने कर दिया इसको 9/12, बताओ कितना कर दिया, 7.5, ठीक है। अब ये 9.2 पे जाना है, ठीक है ना, यानी कि हमने कुछ शॉर्ट, कितनी 1.7 की डेप्रिसिएशन शॉर्ट चार्ज की है। अब ये काम तो तब हो सकता है, हम यूं कहते हैं कि जी ये ओरिजिनल है, ये रॉन्ग है, ये तब होता जब हमारे पास कॉस्ट भी कंफर्म होती। चलो आपको जी कॉस्ट तो हमारे पास है, तो फिर ये 10% कम से कम गिवन होता। अब हमें सवाल के अंदर देखो ये सिचुएशन समझना आप, ठीक है, हमें सवाल के अंदर उसने सिर्फ क्या दिया है, हमें सवाल के अंदर यूं समझो कि उसने सिर्फ, सवाल में उसने हमें सिर्फ ये बात बताई है, ठीक है। अब हम इससे यूज करके सेम रिजल्ट पे पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है। आखिरी रिजल्ट सेम क्या है, डेप्रिसिएशन 1.7 से क्या है, शॉर्ट है, ठीक है, बोलो शॉर्ट डेप्रिसिएशन है टू बी चार्ज, ठीक है ना, इसको हमने चार्ज करना है, ओके, तो सही है। अब इस नतीजे पे पहुंचना है, डाटा सिर्फ इतना गिवन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, मसला ही कोई नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे कि होना तो चाहिए था 7.5, ये 9 महीने की डेप्शन है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, ये 11 पे जानी चाहिए थी, तो कितनी बनती, चेक करो जरा, 9.2, लेकिन गलती से उन्होंने क्या चार्ज कर दी हुई है, तो बताओ 1.7 ही आ रहा है। तो ये काम असल में हम कर रहे हैं डेटा की कमी की वजह से हमने ये काम किया कि ये 9 महीने की डेप्शन है, हम कह रहे हैं 11 की हो। अब सिर्फ महीने ही बदले हैं ना, बाकी सारी चीजें तो सेम ही होनी है, ठीक है, रेट तो सेम ही होना, उन्होंने जो लगाया हमने भी वही लगाना था, लेकिन वो रेट मिसिंग था, इसलिए सवाल में इस तरह से ये डाटा, ये इस तरह से काम नहीं हो सका, ठीक है। ओहो, तो खैर समझ आ गई है आपको, छोड़ो बस ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये शॉर्टकट से काम किया, ठीक है। अब ये शॉर्टकट से काम हम अपने सवाल पे कर रहे हैं, बात समझ आ गई है, ठीक है। अब 4.5 9 महीने की डेप्शन उन्होंने निकाल रखी, हम कह रहे हैं नहीं यार ये 11 महीने की निकालनी थी आपने, तो कितनी बनती है 5.5। अब उन्होंने कितनी निकाल रखी है 4.5। अब डेप्रिसिएशन शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट डेप्रिसिएशन है, और इसको क्या करना है, हमने इसको चार्ज करना है, टू बी चार्ज, तो ये वर्किंग 2 हमने की, कितना है जी 1। अब 1 रुपए की डेप्शन जो है वो शॉर्ट है, इसको चार्ज करना है। 14 के साल में गलती थी, 13 के साल में, फॉर द ईयर एंडेड 13, ये देखो, हाउएवर डेप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 अमाउंटिंग टू 4.5 मिलियन। 13 में ये डेप्शन निकली थी 9 महीने की, हमने कहा 11 की होनी चाहिए, ठीक है। तो 13 में जाके शॉर्ट डेप्रिसिएशन है, 1 रुपए की डेप्शन शॉर्ट है, इसको चार्ज करवाओ, तो चार्ज करने की बढ़ाने की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट, मैं वर्किंग 2 कह दे रहा हूं जी, 1 रुपया, ठीक है। ये समझ आती है बात। अब आगे बढ़ते हैं जी, गलती पकड़ी गई और मिस्टेक वॉज करेक्टेड, ये देखो द मिस्टेक वॉज करेक्टेड इन 2000 ईयर एंडेड 2014, ठीक है। द मिस्टेक वॉज करेक्टेड इन 2014। अगर इस तरह से जुमला होता तो बस ठीक था, ये डेप्रिसिएशन को रिड्यूसिंग बैलेंस की नहीं है कि अगले साल में भी इंपैक्ट डालेगी, अगले साल कोई इंपैक्ट नहीं आना था, सिंपल। हाँ अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होता है, दूसरा सवाल आज डिस्कस किया है पास पेपर 2, उसकी एडजस्टमेंट डिस्कस कर दिया मैंने, उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में गलती हो गई थी डेप्रिसिएशन की स्टार्टिंग डेट में, तो चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, तो फिर 1 साल की डेप्रिसिएशन बदल गई तो फिर सबकी बदल जाती है, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं है, खामोश है ना सवाल, तो स्ट्रेट लाइन ही अज्यूम करेंगे। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट 13 में बस था, महीनों का फर्क था, आगे चूंकि सवाल खामोश है, स्ट्रेट लाइन अज्यूम करेंगे, तो इसका मतलब अगले साल तो फिर पूरा साल ही डेप्रिसिएट हुआ होगा, इसका मतलब इससे आगे कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब इतनी सिचुएशन को देखो, ये 13 की गलती 13 में सही की, 14 में सही नहीं करनी, सवाल ने भी क्या कहा हुआ है, मिस्टेक वाज करेक्टेड इन 14, ठीक है, बिल्कुल चांद पेंट्स की तरह से। 15 की गलती थी, 15 की गलती को 15 के प्रॉफिट्स में सही किया, 16 में सही नहीं करना, और सवाल ने लिखा हुआ था एरर वाज करेक्टेड इन 16। अब एक जैसे सवाल लग रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो 13 की गलती थी, 14 में पकड़ी गई, तो 13 के प्रॉफिट्स को हिट करेंगे, 14 में नहीं करना, ठीक हो गया। और वो कह रहा है मिस्टेक वाज करेक्टेड इन 14, तो जाहिर है 13 में पता लग जाती तो फिर को प्रायर ईयर एरर थोड़ा ही होता, 13 में ही सही कर देते, ठीक है। तो 13 की गलती थी, 14 में सही की, लेकिन हिट किसको करना होता है, 13 के प्रॉफिट्स को, 14 के प्रॉफिट्स को नहीं। ऐसे ही चांद पेंट्स 15 की गलती थी, 16 में पकड़ी गई, तो 16 में इसको हमने सही किया, लेकिन हिट किन प्रॉफिट्स को किया, 15 के, 16 के प्रॉफिट्स को हिट देखो एज इट इज उठाकर लिख लिए थे, ठीक हो गया। यहां तक तो बात बिल्कुल सेम टू सेम है। अब सवाल ने जो लाइन लिखी वो थी द मिस्टेक वाज करेक्टेड बाय
बाय एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 14। तो ये है असल गड़बड़, ठीक है भाई। 13 की गलती को 13 के प्रॉफिट्स में हिट करते हैं, ना कि 14 के प्रॉफिट्स में हिट करते हैं। तो कहा था आपको कि दुआ किया करो कि वो करेक्शन ना करे खुद, ठीक है। तो उसने क्या किया, द मिस्टेक वाज करेक्टेड। उसने ना 13 की गलती को 13 में सही करने की बजाय क्या कर दिया है, 14 के प्रॉफिट्स में हिट कर दिया। अब ये गलत है। देखो ना, 13 की एक डेप्रिसिएशन की गलती थी, वो 13 में सही करनी थी, उसने क्या किया, 13 में नहीं सही किया, तो हमने 13 में सही कर दिया। उसने क्या किया, 14 में सही कर बैठा है, ये तो गलत है। 14 के प्रॉफिट को हिट तो नहीं करना था, तो जो उसने किया हुआ है अब उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये एंट्री एग्जैक्ट अमाउंट से यहां पर रिवर्स कर दी। पीपीई डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, वर्किंग 2 वाला ही है, ठीक है, 1 से। ओके, ये बात समझ आती है। ये है चांद पेंट्स में और पास पेपर 1 पोल में फर्क। चांद पेंट्स के अंदर हमने जो 15 में किया उसे 16 में रिवर्स नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ क्या लिखा हुआ था, मिस्टेक वाज करेक्टेड इन 16। ये तो हर सवाल में आज तक ऐसा ही हुआ था। प्रायर ईयर एरर जब पकड़ा जाता है तो वो पिछले साल को ही हिट करते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं। 16 में गलती 15 की पकड़ी गई है, तभी तो ये प्रायर ईयर का एरर है। ये बात समझ आ रही है। ये सारी डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि दोनों सवालों में कभी कंफ्यूज ना हो जिंदगी में आप, ठीक है। इस लाइन का ये वाज करेक्टेड इन 16, मैंने इस जैसी लाइन यहां बनाई थी। अगर यहां पे लिखा होता द एरर वाज मिस्टेक वाज करेक्टेड इन 14 तो सही था। लेकिन मसला क्या है, मसला ये लाल डिब्बा है। द एरर वाज करेक्टेड इन 14 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 14, ये गलती कर गया, ठीक है। तो 13 की गलती 13 में सही करनी थी, नहीं की, हमने वो कर दी। उसने उसको 14 में सही कर दिया था, डेसिमल कंपेयर 14 में ले लिया था, तो हमने उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्लियर है ये बात? बाकी तो सवाल में इतनी जान है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम खड़े हैं 31 दिसंबर 14 पर। तो 31 दिसंबर 14 और 31 दिसंबर 13 इनकी हमें रिटेन अर्निंग्स वगैरह नहीं चाहिए होती, बल्कि 31 दिसंबर 12 की चाहिए होती है, क्योंकि उनको हमने 1 जनवरी 13 का ओपनिंग बनाना होता है। तो इस पॉइंट के अंदर उसने 1 जनवरी 13 का ओपनिंग ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है हमारे पास, शेयर कैपिटल का भी है और रिटेन अर्निंग्स का भी है। रीवैल्यूएशन सरप्लस है नहीं, पर इस साल में आ गया। ओपनिंग नहीं है 13 का ओपनिंग पे नहीं है, लेकिन 13 में अरोज हुआ है, तो फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम भी बनेगा। 3 हो गए। और अगली लाइन में देखो, राइट शेयर्स भी इशू किए हैं, तो 120 पर किए हैं, 100 ईच का शेयर है, तो प्रीमियम का अकाउंट भी आ जाएगा। तो 4 कॉलम्स मुझे नजर आ गए 2 मिनट में। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस। आगे जनाब डिविडेंड्स की बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये काम भी करते चलें। आपको पता ही है, अगर 14 में खड़े हैं तो 13 और 14 की चेंज नहीं कुटी। 13 और 14 की क्यों बनाएंगे? क्योंकि 13 में गलती हो गई है, तो 13 हिट हो रहा है ना, तो आइए सेट अप्लाई हो गया। तो अब चाहे वो कंपैरेटिव ना भी कहे, हमने 13 भी बनाना है, ठीक है। तो अब 2 साल की चेंज इक्विटी बना रहे हैं, 13 की और 14 की। तो जब भी डिविडेंड्स की ऐसे बारिश होती थी, मैंने कहा था ये काम कर लेना, इससे फायदा ही होता है। आज ज्यादा नजर आएगा फायदा। देखो 13 में क्या आ सकता है जी, फाइनल 12 का और इंटरिम 13 का, ठीक है। उसके बाद 14 में क्या आ सकता है, फाइनल 13 का और इंटरिम 14 का। नंबरिंग कर लेते हैं जी इनकी। नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब एसी चला दो जरा। नंबर 3 है, नंबर 4 है। 23 पे करवा दें यार इनको सबको। अच्छा, अब ध्यान से अच्छा देखो, 13 के अंदर 1 और 2 नंबर आएंगे और 14 में 3 और 4 आएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखते हैं फाइनल को। फाइनल ऑफ 12 है हमारे पास जी, नंबर 1। बाद में देखेंगे एंट्री करते हुए, बोनस है, कैश है। फाइनल ऑफ 12, ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 1। उसके बाद फाइनल ऑफ 13, फाइनल ऑफ 13, फाइनल ऑफ 13 बिल्कुल है, नंबर 3 हमारी लिस्ट में आ रहा है। फिर फाइनल ऑफ 14, फाइनल ऑफ 14 हमारे पास नहीं है, इसको काट दो। अब इंटरिम पे चलते हैं। ऐसे कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था नंबरिंग की? कितनों ने डायरेक्ट किया? वो हाथ खड़ा करें। ना किया करें प्लीज, उस्ताद की बात मान लिया करें। ये मेहनत अभी देखना कितना फायदा, इससे टाइम जाया नहीं होता, इससे एकदम से टाइम बच जाता है। ये 2 मिनट की एक्सरसाइज मैं समझा के बोल के करूं, वरना 1-1.5 मिनट की एक्सरसाइज नहीं है ये। और एक बार ये ध्यान से देख के कर लो, फिर एंट्री करने में 2 मिनट नहीं लगते। लेकिन अगर नंबरिंग नहीं करोगे तो अभी देखना क्या सूरत हाल बनती है। मैं बाद में डिस्कस दोबारा करता हूं इस बात को कि नंबरिंग किया करो। इंटरिम ऑफ 12, इंटरिम ऑफ 12 कोई जगह नहीं है जी, है कोई? इंटरिम ऑफ 12 कहीं नजर नहीं आ रहा, ये गया। इंटरिम ऑफ 13 जी, इंटरिम बिल्कुल है, नंबर 2 है, ठीक है। फिर इंटरिम ऑफ 14 ये भी है जी, नंबर 4। अब देखो ना, ये कितना टाइम जाया कर गई होगी ये एडजस्टमेंट आपका डायरेक्ट देखने से। देखो डिविडेंड्स ढेर सारे पड़े हैं, पहला वाला और आखिरी वाला दूसरी चेंज इक्विटी में आना है दूसरे साल में, और दरमियान वाले 2 पहले साल में आने हैं, और बीच में 2 मिसिंग भी, 2 इग्नोर भी करने हैं। तो सिर्फ 1.5 मिनट की ये एक्सरसाइज किया करो, उसके बाद अब एंट्रीज करना कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अगली बात,
जो इंटरिम डिविडेंड है वो डिक्लेयर होता है विद हाफ ईयरली अकाउंट्स, ठीक है। अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं जो कि आपने पर्चे में नहीं बनानी है, ठीक है, वो टाइमलाइन कुछ ऐसी है कि फाइनल डिविडेंड 2013 और 14 है ना हमारे पास, तो बोलो, तो फाइनल डिविडेंड जो होगा वो पहले 2-3 महीने में आ जाया करता है, ठीक है ना। यहां कहीं करके फाइनल डिविडेंड आ जाता है, फाइनल डिविडेंड ऑफ 12, ठीक है। उसके बाद जो इंटरिम होगा वो मतलब 1-8 महीने बाद आ जाया करता है, दूसरे मतलब 6 महीने गुजरे ना, जून में 31 दिसंबर ईयर एंड है ना, तो बोलो 31 दिसंबर 13 पे ईयर एंड होना है, ये 31 दिसंबर 14 पे होना है, ठीक है। तो ये 30 जून पे हाफ ईयर एंड हुआ, तो सवाल कह रहा है कि ये कोई हाफ ईयरली अकाउंट्स के साथ ही चले जाते हैं, तो इसका मतलब इंटरिम जुलाई अगस्त में आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड, लेकिन होगा किसका, ऑफ 13। अब यही तरतीब अगले साल में भी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनल की खामोशी है ना, फाइनल के केस में अगर खामोशी ना हो, जैसे कि हाँ ये तीसरा सवाल जो है ये वाला, इसमें तो कोई खामोशी नहीं थी, हमने हर डेट बताई हुई है, मैंने यहाँ पर लिख भी दी है, ठीक है, उसको भी मिटाता हूँ। तो हर डेट बता दे फिर तो अच्छी बात है, ना बताए तो फिर हमें पता होना चाहिए कि फाइनल है तो तीसरे महीने के अंदर नॉर्मली आ जाता है। कौन सा होगा जी, ये फाइनल डिविडेंड ऑफ 13, ठीक है। और इंटरिम को उसने कह दिया हाफ ईयरली अकाउंट्स के साथ है, तो जुलाई नहीं तो मैक्सिमम अगस्त के मिड तक दे ही देते हैं वो भी, तो इंटरिम डिविडेंड ऑफ 14। ये इसलिए लिखवाया क्योंकि राइट इशू आ रहा था सवाल में, और राइट इशू किस दिन है, 30 नवंबर पे। तो भाई इतना कुछ दूर रखेगा ये इसको हाफ ईयरली अकाउंट्स के बाद कि आप क्लियर हो, ये शक ना हो कि राइट इशू अगर है तो क्या इस इंटरिम से पहले या बाद में या सेम डे पे तो नहीं है, इतना कुछ दूर ले जाएगा वो। डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स का मतलब क्या है, अगर 30 जून पे हाफ ईयर एंड हो रहा है ना, तो फिर जुलाई अगस्त तक बस मिल जाएगा, अनाउंस हुआ और डिविडेंड फिर कौन छोड़ता है, ठीक है। अगर अनाउंस कर दिया तो आके ले भी जाएंगे अगले, वो तो ले भी जाएंगे, लेकिन फिर राइट इशू उसने जाकर करवाया 30 नवंबर 14 पर, तो 30 नवंबर 14 तो ये जाके बन रहा है दूसरे साल के अंदर, ठीक है। और यहां पे जाकर क्या हुआ, राइट इशू। बच्चों बात समझे हो, तो ऐसे दूर कर, डेट नहीं लिखी उसने डिविडेंड के अनाउंसमेंट की, ठीक है, लेकिन नॉर्मल अजम्पशन क्या है वो आपको पता है, पहले दिन से आप देख रहे हो। तो राइट इशू को इतना को दूर रखेगा आपसे कि आपको पता लग रहा होगा क्लियर कट के ये जुलाई नहीं तो अगस्त में आ जाना है, सितंबर भी गुजार दिया, अक्टूबर भी गुजार, नवंबर भी गुजार के 30 नवंबर के ऊपर रखा हुआ राइट इशू को, ताकि कहीं आपको ये शक ना पड़े कि राइट इशू कहीं यहां कहीं तो नहीं हो रहा, ये कहीं मतलब राइट इशू तो डेट बता दी, इंटरिम डिविडेंड कहीं इसके साथ तो नहीं आ रहा, साथ नहीं आ सकता, हाफ ईयरली अकाउंट्स के साथ है तो मतलब जुलाई अगस्त में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जनाब आपकी टाइमलाइन है जिसके हिसाब से आपने एंट्रीज करनी है, ठीक है। पहले साल में सिर्फ 2 डिविडेंड्स आएंगे, दूसरे साल में 2 डिविडेंड्स पहले आएंगे और फिर राइट इशू आएगा, ठीक है। शुरू करें सवाल तो खत्म भी हो गया, ठीक है। चलो जी, तो भाग के सवाल कर रहा हूं मैं आज क्योंकि टाइम बहुत हो गया इस टॉपिक में जी। पास पेपर 1 पॉल, और भाई इतना टाइम लगता है, 7 कुछ लेक्चर लगते हैं, एक आपका ज्यादा लग गया तो तसल्ली भी मेरी ज्यादा है, टेंशन ना लिया करो, ठीक है। शक के उस हिसाब से उस्ताद दिन ज्यादा कम कर रहा होता है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 जी, ओपनिंग लिखेंगे एक ही बार, आप 2 लाइनें छोड़कर लिखा करो, कोई मसला नहीं। अगर 2 बार ओपनिंग नहीं आएगा तो 2 लाइनें पहली खाली पड़ी रहेंगी, ठीक है। वैसे हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ 14 और 13 में एडजस्टमेंट है, 12 में तो कोई 11 में तो कोई है नहीं, ठीक है। तो ओपनिंग एक ही बार आना, फिर डिविडेंड है, फिर प्रॉफिट्स में आना है, ट्रांसफर की एंट्री आनी है तो क्लोजिंग, फिर डिविडेंड्स हैं, फिर राइट इशू भी है इसमें, तो फिर प्रॉफिट्स में आना है, ट्रांसफर, तो फिर क्लोजिंग। जरा इधर ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं। अब वो 31 दिसंबर 14 इधर ले आओ, यहां पर आएगा 31 दिसंबर 13, यहां पर आएगा 31 दिसंबर 12 या यकम जनवरी 13। तो कभी भी सवाल की तरतीब हमने नहीं बदली, क्योंकि ये बच्चे ना कह सकें कि सवाल शुरू कैसे करना है, ये तो पता ही नहीं, कभी ऐसा नहीं हो। हर सवाल जब एक तरह से शुरू करते हैं तो फिर क्वेश्चन तो नहीं ना रह जाता, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट सारा ले लिया, सवाल करने का तरीका एक ही रखा, ये तरीका आपको पेपर में पास करवाता है कि आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी, उसको एड्रेस कर दिया, सारी एडजस्टमेंट्स नहीं भी आती तो मैक्सिमम मार्क्स आपके आ जाते हैं, ठीक है ना, ओके, पासिंग से भी ज्यादा। अच्छा, अब जी शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, छोटी छोटी फिगर्स हैं इसलिए आ जाएंगी यहाँ पे, रिटेन अर्निंग्स है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है। टोटल के बारे में क्या कह रहा है, मत बनाओ, नहीं लिखा हुआ तो फिर बनाओ, आओ घर पे बना लेना इसको, पर्चे मैं हर रोज कहता हूँ घर पे बना लेना, आज मैं बना ही दूंगा, मुझे लगता है ऐसे ही ना हो, पर्चे में भी आप लिखो घर पे जाके बनाएंगे, ये तो हमने घर में बनाना होता है,
टोटल का कॉलम तो घर पे ही बनाएंगे, पर्चा घर देकर आई कैप को वापस घर आके बनाएंगे, ऐसा करेंगे। चलें हाँ जी, ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन है पॉइंट नंबर 3 में। शेयर कैपिटल 200, रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ये पॉइंट हो गया टिक, डन। 200 और 45, तो शेयर कैपिटल का ओपनिंग है 200 और शेयर प्रीमियम कोई नहीं नजर आ रहा, रिटेन्ड अर्निंग्स 45, सरप्लस कोई नहीं आ रहा, टोटल ठीक है। चलें आगे। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट्स आपको पता है हम एंड पर ही लिख देते होते हैं, उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री कर लेते होते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट्स और सरप्लस एंड पे ले जाएंगे, उससे पहले मेरे ख्याल में डिविडेंड्स को कर लेते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड नंबर 1 और नंबर 2, नंबरिंग का ये भी फायदा होता है कि फाइनल आपको पता है हमेशा पहले आता है, तो हमारी नंबरिंग में हम फाइनल हमेशा पहले लिखते हैं, इसको पहले इंटरम नहीं लिखना कभी भी, ठीक है ना। तो उससे भी ये फायदा हो जाता है कि कंट्रोल आ जाता है कि हमने पहली बात 13 में ये 2 आएंगे, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। दूसरी बात 13 में भी ये पहले आएगा, ये बाद में। नंबरिंग के बहुत फायदे हैं, ये कर लिया करो प्लीज, ठीक है। डिविडेंड्स की बुछाड़ हुई होती है, ये 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, टोटल नंबरिंग करके फारिग हो जाएगा, फिर पूरे सवाल में वो आपके 10 मिनट सेव कर लेगी। ये बात 2 मिनट लगाओगे 10 मिनट बचेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक कंट्रोल है, पहले 1 है फिर 2 है, फिर अगले साल 14 में जाओगे तो पहले 3 है फिर 4 है, और ये होने भी ऐसे ही चाहिए, गड़बड़ नहीं कर देनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले 15% है, फाइनल है और बोनस है, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा फाइनल डिविडेंड ऑफ 12 और बोनस है, और 200 का 15% है, बोलो 30 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। आज तो शेयर प्रीमियम है नहीं कि आपको कोई परेशानी हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर 2 इंटरिम है और कैश है, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड ऑफ 13 है और कैश है, लेकिन इधर देखो हमने 200 प्लस 30 करना है, 200 प्लस 30 करके फिर 20% लगाना है, 46 एंट्री कैश है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। अब एक सवाल आएगा, सर रिटेन्ड अर्निंग में तो इतने प्रॉफिट्स पड़े ही नहीं। ओ भाई, प्रॉफिट्स अभी इस साल के भी आने हैं, तरतीब ना बदल लेना सवाल की जैसे करते आए हो। मैंने कहा था कोई मसला नहीं है, तरतीब पहले प्रॉफिट लिखने की बनाई हुई है शुरू से, वही लिखते रहो, बाद में लिखी हुई है तरतीब रखी हुई है, बाद में करते रहो, और एंड पे क्लोजिंग ठीक हो जाएगा। ये नहीं हो रहा कि हम रिटेन्ड अर्निंग में से डिविडेंड ज्यादा बांट रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। असल में ये इंटरिम डिविडेंड है ना, तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से को देखकर ही बट रहा होता है ना। तो इसका मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट भी तो अभी आने हैं, तो इंशाल्लाह आगे प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ये ना कहना कि ये चीज तो माइनस में चली गई, फिक्र नहीं जाएगी, अभी कुछ प्लस वाली चीजें भी आनी है इसके अंदर, ठीक है ना। वो बस अपनी तरतीब की ऐसे ही है कि हम पहले डिविडेंड लिखते हैं, जागते रहे, पहले डिविडेंड लिखते हैं, पहले डिविडेंड लिखते हैं, तो वो पहले ही लिखें, कोई मसला नहीं है। एंड पे अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर रुक कर सोचना कि कहीं हमने डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग से ज्यादा तो नहीं बांट दिया, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स नेगेटिव एमसीक्यू करवाया था शेयर में इक्विटी के टॉपिक में, वो पास पेपर में भी आया हुआ है सेम। रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस नेगेटिव सिर्फ तब हो सकता है अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसके अलावा किसी वजह से ये नेगेटिव नहीं होना कि आप डिविडेंड ज्यादा बांट गए, इतने पड़े ही नहीं थे, नहीं, ऐसा नहीं करना, बात समझे हो ना। तो अगर एंड पे खुदा ना खासा नेगेटिव आ गया, फिर रुक कर सोचेंगे ओहो गड़बड़ तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। चल ले जी, डिविडेंड्स हो गए, 1 2 हो गया, राइट इशू तो अगले साल में है। अब फिर मेरे ख्याल से चलते हैं अपने प्रॉफिट्स की तरफ, ठीक है। आ रहे हैं और ऐसे जाकर पोस्ट होना है, ठीक है। इधर आना है, प्रॉफिट ने कितना लिखवा दो 52 रेड यहां पर आता था, और चूंकि ब्लू से मैं एडजस्टमेंट करता हूं, इसलिए मैं यहां पे बोर्ड के ऊपर इसको ब्लैक ही कर देता हूं, वरना तो ग्रीन कलर आता था, याद है ना जी। कितना 12, ठीक है। ये क्या है, ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है, कौन से साल की, 2013, ठीक है। 52 और 12, हाँ मुझे पता है यार एडजस्टमेंट है, सब्र कर दो, मैंने कब कहा कि नहीं जी, 2013, 52 और 12, ठीक है। लेकिन ये 52 सही नहीं है, इसमें तो एडजस्टमेंट करनी थी ना हमने, ओके। तो इसको फिर काट देंगे और ले आएंगे ब्रैकेट में, ठीक है। वो मैंने तरतीब सिर्फ आपकी नहीं छेड़ी, तरतीब नहीं छेड़ी आपने, तो गलत है, पता है आपको, सवाल करते हो तो आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। आपने लिख के काटना। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा आपको कि ये ऐसे चलते हैं, नेट प्रॉफिट जाके गिरता है रिटेन्ड अर्निंग्स में, और सरप्लस जाके गिरता है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, ठीक है। तो ले आओ यहां पर 52, ये गलत प्रॉफिट, अनएडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। अब एडजस्टमेंट भी कर ही लेते हैं मैं साथ ही, ठीक है। एडजस्टमेंट भी कर ही लेते हैं, एडजस्टमेंट
एक्सपेंस 1 रुपए से बढ़ गया और पीपीई कम हो गया। पीपीई तो एसेट में आता है, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ा है तो प्रॉफिट कम होगा, माइनस, तो -1, ये हमारी एडजस्टमेंट आ गई, ठीक है। और सही होकर 51 बन गया, ठीक है जी। लेकिन अब ये फिगर उसके पास 52 पर गई हुई थी, तो हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। कुछ रह तो नहीं गया जी? हाँ, ये कहा था येलो लाइन को मत भूल जाना, ये विद इन इक्विटी एंट्री करनी है। तो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन पीपीई की 2.3 है 13 के साल में, जिसकी एंट्री होगी, तो ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स में रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से, 2.3 से कम करो और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट इनको बढ़ाओ, ठीक हो गया। चलो क्लोजिंग शेयर प्रीमियम का मैं बता दूंगा, चलो। अच्छा 230 बोलो, 22 ठीक हो गया ना, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा ये टोटल नहीं करा, इधर देखो, अगर बोनस इश्यू हो तो टोटल में कुछ नहीं आता, ठीक है। 46, अब ये 63, ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आ जाती है, लेकिन सही वाली होगी। और यहां पर भी ट्रांसफर की एंट्री है तो कुछ नहीं आता, 262 ऐसे टोटल का कॉलम बनता है, ओके। एक बार क्लास बना भी दूं ना। अच्छा उसके बाद ये अगला साल शुरू होता है। अगला साल शुरू हुआ तो सबसे पहले बाई जमाइयाँ ले जा रहे हैं, करते हैं ईपीएस या कैश फ्लो शुरू करते हैं, सारी जमाइयाँ रुक जाएंगी, ठीक है जी। नंबर 3 पहले या नंबर 4 बाद में है। 3 कैश है, 4 बोनस है इस दफा, ठीक है। तो 18% ये है फाइनल डिविडेंड ऑफ 13 और कैश है। अब इधर देखो, ये प्लस करने की जरूरत नहीं, प्लस ऑलरेडी होकर आया पड़ा है हमारे पास। 230 का 18%, देखो अब ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस साल का प्रॉफिट आना है, इसलिए परेशान ना होना, अपनी तरतीब ना बदलना, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही चले जाओ, ठीक है। 41.4 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट 10% बोनस है, इंटरिम ऑफ 14 है, तो इंटरिम डिविडेंड है ऑफ 14 बोनस, और 230 नहीं चेंज हुआ अभी तक, तो 230 का 10% 23 की एंट्री होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है जी। हाँ राइट इशू भी कर दो, राइट इशू इन दोनों के बाद हुआ था, फाइनल डिविडेंड टर्म और फिर राइट इशू, तो राइट इशू की तरफ चले जाते हैं जी। प्रॉफिट तो एंड पे रखने की आपकी आदत है, तो कितने का ऐप है। ऑन 30 नवंबर पॉल इशूड 25% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट 120। जो वर्किंग हमने नहीं करनी मैं वो भी कर रहा हूं। वर्किंग नंबर या शायद 3 हो गई, 2 बन गई है ना जी। नंबर 1 स्टेप क्या होता था, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, इसके लिए 230 मिलियन रुपीज प्लस 23 मिलियन रुपीज, रुपीज इन मिलियन, ठीक है। ये रुपीज 230 मिलियन प्लस रुपीज 23 मिलियन है ना, ये टोटल शेयर कैपिटल है इन रुपीज। इसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से, जो सवाल के अंदर 100 गिवन है, अंधाधुंध 10 नहीं लिख लेना हर सवाल में, सवाल को देख लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू कितने हमारे पास, 2.53 मिलियन शेयर्स, 2.53 मिलियन शेयर्स। ये काम नहीं करेंगे पर्चे में, मैं भी शॉर्टकट करता हूं, लेकिन मैंने कहा चलो जरा देख भी ले, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ राइट शेयर्स, नंबर ऑफ राइट यानी न्यू शेयर्स, इसके लिए 2.53 मिलियन शेयर्स इंटू कितना बना, 0.6325 मिलियन शेयर्स नए इशू किए, ठीक है। और नंबर 3 स्टेप क्या होता था जी, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हम करते थे जी कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। स्टेप 1 में क्या करते थे, स्टेप 1 में शेयर्स को लिख लेते थे 0.6325, 0.6325, 0.6325, ये रेपिटेशन जरा हुई है काम। कैश में आती थी फेस वैल्यू 120, शेयर कैपिटल में 100, शेयर प्रीमियम में 20, 75.92565, ठीक है। लेकिन ये काम हम इतनी तफसील से नहीं करेंगे, देखो कितना टाइम लग गया, एहसास दिलाने के लिए था, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा लगा के पर्चे में टाइम बचाने के लिए, ठीक है। हमने ये सारा काम इतना तफसील से नहीं करना बच्चों, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर से काम चलाएंगे, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे हमने लिखा राइट इशू,
अब इधर देखो वर्किंग शुरू होती है, वर्किंग शुरू होती है तो वो वर्किंग इधर करनी है, ठीक है। अब उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना। 25% राइट इशू है, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू निकलेगा तो 25% लगाएंगे ना उस पर, तो स्टेप 1 हमारा यहां पर होता है। अब उधर नहीं देख रहे, समझो वो किया ही नहीं है। ₹230 मिलियन, मैं मिलियन वो नहीं लिखा, ठीक है ना, चलो लिख देता हूं। ₹230 मिलियन प्लस ₹23 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹100। अच्छा अब इधर देखो, इससे आ गया हमारे पास वो बैलेंस जो जितना भी है, जो हमारे पास शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स का बैलेंस पड़ा है इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। इसमें लगाया हमने 25%, ठीक है जी। तो इस ब्रैकेट से हमारे पास वो आंसर आ गया, कैलकुलेटर करके ना आंसर निकाल लोगे, कितना आंसर, यहां पे हम पहुंच गए डायरेक्ट 0.6325। ये अब आपके कैलकुलेटर में आया होगा, इसको भी नहीं लिखना ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 120 से, ठीक है। लेकिन अब कैलकुलेटर में क्या करोगे, लिखो 0.6325 इंटू 100, 63.25, फिर 0.6325 इंटू 20, 12.65, ठीक है। अब इसका टोटल जब यहां लिखोगे ना तो वो 75.9 आ रहा होगा, लेकिन ये कैश नहीं है, दरअसल ये टोटल है, टोटल ने कैश में जाना होता है, ठीक है ना। तो ये वर्किंग हमने इस तरह से ब्रैकेट के अंदर करनी है, ओके, सही है। टाइम बचाना है आपको, वो याद हो गए ना आप तो, जब अगर मसला हो तो फिर इस तरह वापस जा सकते हो, कोई मसला नहीं। उसके बाद जी आखिर में टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है 2014 की, प्रॉफिट को ब्रैकेट में लाएंगे जी। ये इस तरह चलता था ना, ये 78 और 10, तो 10 तो यहां पर आ जाएगा, 10 ने तो यहां पर आ जाना है, किधर गया ये, ठीक है। लेकिन यहां पर गलती सही करके लाना है 78 को, ठीक है। अब गलती सही करते हैं जी। एक्सपेंस 1 से क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस के क्रेडिट होने से कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो +1, ठीक है जी। सॉरी, एक 1 के लिए हमने देखें कितना आगे सेट अप्लाई किया, हाँ किया है, नंबर मिलने 78। इसके साथ भी रीस्टेटेड लिखेंगे, नहीं इसके साथ नहीं लिखना, लेकिन एक चीज पे लिखना भूल गए, ये क्लोजिंग भी तो चेंज हुआ होगा प्रॉफिट के बदलने से, तो यहां पे रीस्टेटेड, ठीक है जी। कुछ भूल तो नहीं रहे जी, हाँ नो मत करो, ट्रांसफर है, एक भाई ने बोला नो, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। अब इस साल ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स कितना है जी, 1.5, तो 1.5 को रीवैल्यूएशन सरप्लस में से निकाल के रिटेन अर्निंग्स में डाल देंगे, ठीक है जी, 1.5, ठीक है। तो टोटल जी 0.25, फिर 12.65, फिर 38.4, 18.2। अच्छा आगे तो टोटल ही नहीं किया आज जी, ये 41.4 ही है, यहां पर कुछ नहीं आना, बोनस है, फिर 89 और यहां पर भी कुछ नहीं, 385। पिक्चर ले लें, आमिर भाई उधर रखिएगा, हाइब्रिड वाले में पिक्चर लेनी होती है, पिक्चर ले लें और फिर आ जाएं इधर, अगले सवाल पे चलें, जल्दी करें, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, वक्त कम है। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा तुम्हें आगे सेट, नहीं समझ आ रहा तुम्हें आगे सेट, कहो ना नहीं आ रहा, छुट्टी ना करते। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी, बड़े 3 टॉपिक्स ही हैं, 4। अच्छा रेशियोज को ना मैं मतलब असल में ना रेशियोज वैसे तो 2 दिन में बंदा करा देता है, उसके बाद फिर उसके 2 से 3 दिन प्रैक्टिस होती है, तो 4 से 5 दिन का टॉपिक है, लगा हम बेशक 6 दिन लें, तो बड़ा टॉपिक जो है ना वो कैश फ्लो है, कैश फ्लो पे 10 से 11 लेक्चर लगने हैं। एनपीओ का टॉपिक भी 5-6 का है, सीट के अच्छे तरीके से करते हुए 7 कर ही ले, तो अच्छे तरीके से तो करना ही है ना, ठीक है, लेकिन हो जाता है। अच्छा ऐसे ही एनपीओ का टॉपिक भी 7-8 दिन का है, तो ये 4 टॉपिक्स हैं, फ्रेमवर्क पे तो एक लेक्चर लगता है, आप एंड पे लगा लेते होते हैं हम, तो डिस्काउंट होता है। एक लेक्चर और हो जाए भाई, क्या घर गुर को नहीं जाने दूंगा मैं आपका, हमें घर जाना है, मैं भेजता हूं तुम्हें घर, नहीं आउट हो रहे,
भाई ये इक्विटी के अंदर नेगेटिव साइन के साथ शेयर डिस्काउंट का अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। एंट्री मैंने आपको सिखाई हुई थी, ओके, इसीलिए इक्विटी बनाकर दिखाई थी। अब प्रीमियम आ रहा है, नॉर्मली ये आता नहीं है, आ जाए तो प्रीमियम पॉजिटिव से आ रहा है तो डिस्काउंट नेगेटिव साइन के साथ आता रहेगा, कोई मसला नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स भी तो नेगेटिव हो जाती हैं अक्यूमुलेटेड लॉसेस की वजह से, जब वो नेगेटिव रहती है क्या वो इक्विटी से निकल जाती हैं, इक्विटी में पड़ी रहेंगी नेगेटिव साइन के साथ, फेस के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, तो ये फेस के ऊपर नेगेटिव साइन इक्विटी में नजर आता है, कितने जो है वो शर्म की बात है फेस पे ऐसी, तो इसलिए डिस्काउंट पे नॉर्मली नहीं इशू करते हैं, हमको कर दे तो कर, ठीक है, सही है। कहां थे हम, जहां थे हम जी बच्चों, न्यूजीलैंड में नहीं थे। अब पास पेपर 1 और 2 का फर्क सिर्फ ये डिब्बा है, ठीक है ना, इसलिए ये कोई जनरल रूल नहीं है, जनरल रूल यही है 15 गलती 16 में सही करते हैं और हमेशा ऐसे ही करते आए, पॉलिसी चेंज हो भी खड़े हम 16 में हैं, 15 की 14 की गलतियां सही करते हैं 16 में खड़े होकर ही, लेकिन 15 और 16 के प्रॉफिट को हिट करते हैं, और जहां प्रॉफिट नहीं होते वहां रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट करते हैं, लेकिन 15-14 की गलतियों को 16 के प्रॉफिट्स में हिट नहीं करते। तो ये एक वन ऑफ सवाल था, इसलिए आज का दिन भी लगा दिया कि एक तो कॉन्सेप्चुअली ये बात क्लियर हो जाए कि नॉर्म जो है वो वही है जो आज तक करते हैं, ये एक स्टैंड अलोन सवाल है, इसलिए एंड तक इसको बचाया हुआ था, ठीक है ना, कि सारा ये सेट कर लिया हमने, ऐसा वो उसने गलती सही करते हुए गलत कर दिया कुछ, वो इसलिए हमें रिवर्स करना पड़ा, वरना इस तरह का काम हमने कभी भी नहीं किया था कि जो इस साल में किया वो अपने साल में रिवर्स करें, किसी भी सवाल में उठा के देख लो, वाहिद इस सवाल के अंदर था और उसकी वजह ये लाल डिब्बा। ओके जी, क्वेश्चन 1 पास पेपर 1 पास पेपर 2 मैंने करवा दिया, 3 है जी, 3 कोई टफ सवाल नहीं था, ठीक है, 3 बिल्कुल भी टफ नहीं था, लेकिन इसको सिर्फ एडजस्टमेंट्स की हद तक डिस्कस करूंगा, चेंजेस इन इक्विटी बनानी थी वो आप खुद ही बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है आपने 31 नंबर 17 की और 7/16 की भी वो कह रहा है बना दो, ठीक है, ओके। फॉर द पर्पज ऑफ प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, टाइम ही कम है, जल्दी देखो, फॉर द ईयर 31 नंबर 17 डीएल हैज एक्सट्रैक्टेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो 17, 16 और 15 का डाटा गिवन है, प्लीज बेटा, अब मैं उस तरह से नहीं बना रहा, आपके दिमाग में कैनवस है, नेट प्रॉफिट गिवन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अच्छा ये नेट प्रॉफिट तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में नजर आता है ना, ठीक है, फेस पे, लेकिन ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आता है, एक से निकल के दूसरे, ठीक है ना, रिटेन से निकाल के, सर रीवैल्यू सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में आता है ओसीआई में, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा था, ठीक है ना, और ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल एक्शन ये विद इन इक्विटी होता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल कैश डिविडेंड है, सवाल ने यहां पे डाल दिया ताकि आप भूल जाओ, क्योंकि आपको पता है 17 में खड़े हैं तो 17 और 16 देखना है, ठीक है, तो डिविडेंड को भी इग्नोर ना कर दो, इग्नोर कर दो उसने चाहा था लेकिन आपने नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये 15 का फाइनल है तो 16 में ही आएगा, तो इसको आपने अपनी चेन इक्विटी में इसकी एंट्री करनी है, ठीक है। चलो ये तो हो गया ओपनिंग में जो बैलेंसेस वगैरह गिवन थे, मतलब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले ही हैं तकरीबन। आगे कहता है डिटेल्स ऑफ शेयर इशू, सुभान अल्लाह, डेट्स गिवन थी, मसला ही कोई नहीं। सबसे पहले 25% राइट इशू हुआ 1 मई को, फिर 1 अप्रैल को फाइनल डिविडेंड है, देख लो उसने डेट्स बता दी, करीब का तो डेट्स बता दी, ठीक है। अब वैसे भी बच्चों 16 के साल में, ओह अच्छा फाइनल ऑफ 16 है, फाइनल ऑफ 16 तो कहां जाएगा 17 में, तो फाइनल ऑफ 16 जो कहीं 17 में जाता है, मैंने ये टाइमलाइन बनाई हुई है, यहां पर आएगा फाइनल डिविडेंड ऑफ 16, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये राइट शेयर्स कब हो रहे हैं 1 मई को, तो ये अगर जून है तो ये राइट इशू हो रहा है, राइट इशू यहां पे करके लिख लेते हैं, राइट इशू आ रहा है, ओके, तो भाई सही है, राइट इशू, इधर किधर जा रहे हो, राइट इशू किधर जा रहे हो जानी, सुन तो लो बात, इधर तुम्हें लिखना है हमने ये, ठीक है। तो राइट इशू तो ये है ना, 31 मार्च है, ये 30 जून है, ठीक है, 30 जून, तो ये 1 मई पे राइट इशू हो रहा है, डेट्स लिखी हुई थी, मसला ही कोई नहीं था, ये टाइमलाइन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, सारे डेट वाइज आपने लिख लेना था। अच्छा ये 1 मई पे राइट इशू हो रहा है, 1 अप्रैल अगले साल फाइनल डिविडेंड है, 1 जुलाई 17 यानी अगले साल में ही एक फिर राइट इशू है, माशाल्लाह 1 जुलाई पे, तो ये 30 जून या 1 जुलाई यही बनता है, यहां पे राइट इशू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर पे इंटरिम डिविडेंड है, 1 सितंबर, अब आपको पता है ये तो ये यहां पे करके ये क्या आ रहा है जी, इंटरिम, बोलो ऐसे ही है, इंटरिम डिविडेंड आ रहा है ऑफ 17 ही है तो 17 में ही आना है, ठीक है। उसके बाद डन जी, सब कुछ तो हो गया, ठीक है। हाँ जो एक चीज आप भूल जाओगे वो कौन सा है, देखो ना, अब सारा कुछ यहां बता के फनकारी चेक करो उसकी एग्जामिनर की, सारा कुछ यहां बता के
7.5 यहाँ पे लिखा हुआ, बंदा भूल ही जाता है, आपके सारे डिविडेंड तो वहां पड़े हुए हैं, ठीक है। वो तो शुक्र है कैश डिविडेंड है कि बाकी कैलकुलेशन पे उसका असर नहीं पड़ना था, जब याद आ जाए नजर आ जाए तभी डाल देंगे, खुदा ना खासा यही बोनस होता, आप भूल जाते, सारा सवाल राइट इश्यू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ कर करा के देखते, ओए और ऊपर वाला तो रह गया, ठीक है। तो ये भी है फाइनल डिविडेंड ऑफ, इसको ना भूल जाना बच्चों। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये फाइनल डिविडेंड ऑफ 15 है ना, 15 है तो 16 के अंदर तीसरे चौथे महीने तक आ जाएगा, तो यहां पे फाइनल डिविडेंड ऑफ 15 है, ठीक है। ये वही 7.5%, ओके, ये जो भूलने वाला था। तो सबसे पहले अब ये नंबरिंग आ गई हमारे पास, ठीक है, ये नंबरिंग आ गई। तो सबसे पहला काम होगा फाइनल डिविडेंड, उसके बाद आप करोगे राइट इशू, 2 साल की इक्विटी बनानी है ना, ठीक है। उसके बाद फाइनल ऑफ 16, ये अगले साल में चला गया, वैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ये वाली नंबरिंग है डिविडेंड वाली, ठीक है ना, क्योंकि डेट्स दे दी थी उसने। फिर उसके बाद 1 जुलाई पर फिर राइट इशू है, ये नंबर 4 हो जाएगा आपका इवेंट। उसके बाद फिर इंटरन डिविडेंड है नंबर 5, ये वो नंबरिंग नहीं है जो डिविडेंड पे करते हैं, मैंने वैसे इवेंट्स को नंबर कर दिया, ओके। तो बस ये तस्वीर खींच लें, ये अगर कोई मसला हो तो ये तस्वीर खींच लें, जल्दी से मैं एडजस्टमेंट करूँ और फिर आगे चलें, थ्योरी पढ़नी है हमने। ऑल एमसीक्यूज ऑफ आईएएस 8 आज होमवर्क में है, मस्ट करके आने हैं, ठीक है। देखते हैं ना बगैर थ्योरी पढ़े हुए कितना को आप कर लेते हैं, आधे को सही हो जाएंगे, आधे को सही होंगे, इस पे हैरत हो रही है, बाकी आधे थ्योरी पढ़ लेंगे तो सही हो जाएंगे जी। अच्छा जी, एक मिनट पैनल पान माजरत, जी इंसान बन जाओ यार, बस हद होती है, इज्जत इंसान को रास आनी चाहिए, मोहब्बत में और बदतमीजी में थोड़ा फर्क हो जाता है, फिर ये थोड़ा सा ही होता है। अच्छा जी, पॉइंट 1 हो गया, उससे पहले वाला डिब्बा आपको समझा चुका हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में वो कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ड्राफ्ट किसका है, 15 का या 16 का, ड्राफ्ट 17 का है, यानी 17 में ये पता लगा है इनको, 16 और 15 तो कब के जा चुके हैं, बुलेट्स फायर हो चुके हैं, ठीक है। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट वाज पता लगा दैट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कॉस्टिंग 700 मिलियन हैज बीन चार्ज एट 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाउएवर द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 फरवरी, हमने तो स्टार्ट करनी थी डेप्शन, यहां से उन्होंने कर दी, यहां से तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ इतनी आम गड़बड़ नहीं है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली गड़बड़ है, तो ये 1 साल पे नहीं सब सालों पे जाएगी। कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है घर पे, अच्छा गुड, बाकी जो नहीं कर रहे पता नहीं वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर वेटिंग फॉर। आज का बच्चों पहले हम जो काम होना चाहिए था ना वो कर लेते हैं। 1 फरवरी से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है, तो 31 दिसंबर 14 पे पहुंच कर क्या कहोगे, 700 इंटू 25% है, 25% है ना, देख के बता ही दो, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो पहले साल तो बुक वैल्यू यही है ना, लेकिन 1 फरवरी का मतलब कितने महीने, 11 महीने डेप्रीशिएट करना था, ओके हो गया जी। अब बताओ क्या आंसर आता है, 160, छोड़ो अभी गलतियों शलतियों को, चलने दो, बुक वैल्यू बताओ 540। अब अगले साल डेप्रीसिएशन निकलनी है तो 540 पर रेट लगना है, ठीक है ना, तो 540 का 25%, जी बोलें 135, बुक वैल्यू बताओ 405, उसके बाद 16 के साल में 405 पर डेप्रीसिएशन रेट लगना है 25%, जी 101, उसके बाद फिर 304 पर रेट लगना है, हम ना 4 साल पुरानी गलती पकड़ी है जी, 25%, 76, कबाड़ा नहीं हो गया, बुक वैल्यू की जरूरत नहीं है मुझे, आगे क्या करना है। अब गलती क्या हुई, गलती ये हुई बच्चों कि 700 पर 25% तो ठीक लगा, लेकिन इसको सिर्फ 1 जुलाई से लिया है, सिर्फ 6 महीने डेप्रीशिएट किया हमने, गलती हो गई हमसे, और हमने सिर्फ 6 महीने कितना 88, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। अब जब ये रॉन्ग है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फिर सारा ही रॉन्ग है, फिर आगे तक रॉन्ग ही रॉन्ग चला गया, ठीक है। चलो अब वर्किंग पूरी करते हैं। 612 बुक वैल्यू, पहले साल में कम किया तो अगले सालों में ज्यादा भी होगी ना, बैलेंस जो बढ़ जाना है, तो 612 का 25%, 153, फिर 459, अब 459 का 25%, अब ये ना कहना इतना ज्यादा काम, नंबर देखो सवाल के, नंबर देखो सवाल के,
किधर गया, यही है, ठीक है। नंबर देखो सवाल के 14 नंबर, 14 नंबर सिर्फ ये 4 एंट्रियां करने के लिए नहीं दिए हुए थे उसने आपको, 14 नंबर, बड़े सारे नंबर होते हैं, कुछ तो करना ही था ना, ठीक है जी। 344 और फिर इस साल 344 पर रेट लग गया। अच्छा, इस साल की डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो चुकी है, ये तो पता है ना आपको, सवाल बता भी देता है, ना भी बताए तो चूंकि ड्राफ्ट बन चुका है हम यही अज्यूम करते हैं कि इस साल भी गलती हो चुकी है। ड्राफ्ट में पता लगा कि ये कर दी फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, सवाल ये नहीं लिखा हुआ कि जी इस साल में भी ये शामिल है, लेकिन हमें पता है जब ड्राफ्ट बन गया, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सब कुछ बना के फारिग हो गया, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ये डेप्शन की एंट्री ना हुई हो, भाई को जगह दो। अच्छा, अब बच्चों एक्सेस या शॉर्ट जो है उसको प्लस माइनस से नहीं करते, 1 बाय 1 एक को देखते चलते हैं। सबसे पहले 14 में होना चाहिए था 160 से, एसेट डेफिसिट हो गया 88 से, तो कम हुआ, शॉर्ट डेप्रिसिएशन है, ठीक है, कितनी 72 की डेप्रिसिएशन क्या है, ये है शॉर्ट। तो शॉर्ट डेप्रिसिएशन हो तो उसको क्या करते हैं, चार्ज, क्या करते हैं, टू बी चार्ज लिख देता हूं मैं, ये है टू बी चार्ज। तो शॉर्ट डेप्रिसिएशन है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट, वर्किंग 2 का रेफरेंस दिया हमने और क्या फिगर आ गई 72, ठीक है। अच्छा, अब अगले साल देखते हैं जी। अब अगले सालों में क्योंकि बुक वैल्यू गलती में ज्यादा रह गई है ना, तो अगले सालों में डेप्रिसिएशन अब ज्यादा होगी। खैर हमें इससे क्या, हम तो दोनों को देखते चलेंगे। 135 से डेप्सिट होना था, 153 से हो गया, 18 से एक्सेस है होगी डेप्रिसिएशन। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन हो तो उसे क्या करते हैं, एक्सेस को क्या करते हैं, रिवर्स। तो टू बी रिवर्स्ड जी। बोलो, ये जबानी पर्चे में यार नहीं लिखना, पर्चे में तो बस आपने ये 72 की फिगर निकालनी है, 18 की निकालनी, और जो करना है वो आपने डायरेक्ट करना है, पर्चे में टाइम जाया करना, ठीक है। तो 18 से डेप्शन को रिवर्स करना है, तो रिवर्सल की एंट्री होती है पीपीई डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, वर्किंग 2 जी 18 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा 101 से होनी चाहिए थी डेप्शन, हो गई 115 से, अगेन ज्यादा हो गई, 14 रुपए से डेप्रिसिएशन एक्सेस है, तो इसको क्या करना है, हमने रिवर्स करना है, ठीक है। आगे भी वही इंपैक्ट है, तो एक और कंट्रोल भी करो, ये पहले ही लिख लेते हैं, चलो जी। 14 को कराओ भाई रिवर्स, एक्सेस है तो रिवर्स कराओ एंट्री, पीपीई डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, वर्किंग 2 में एग्जामिनर देख लें 14 ऐसे निकला है, ठीक है। और आखिरी साल में 76 की बजाय 86 हो गई, तो 10 से ज्यादा चार्ज हो गई, तो एक्सेस है तो क्या करोगे, रिवर्स, ठीक है। तो फिर वही सेम एंट्री, पीपीई डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 10 रुपए से, ठीक है। लो, अब 14 के साल की गलती, 15 के साल की गलती ओपनिंग को हिट करेंगे, 16 के साल की गलती 16 का प्रॉफिट मौजूद है उसमें सही करेंगे, 17 के साल की गलती को 17 के प्रॉफिट में सही करेंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आई है सेट वाली एंड पे कर लेना, रीस्टेटेड 3 बार आएगा, ओपनिंग भी रीस्टेटेड है और एक और क्लोजिंग और प्रॉफिट भी रीस्टेटेड है। मेरे ख्याल में कोई मसला होना नहीं चाहिए अब इस सवाल के अंदर, ठीक है। वर्किंग का पिक्चर लेनी है जिसने वो ले ले, पता नहीं सोल्यूशन में भी ऐसे ही हुआ है, देखो कैसे हो। अच्छा, इंक्रीज बाय 1072, चलो एक ही बात है, सही है, पिक्चर ले लो। आपको तो ये काम, आपको सिर्फ वर्किंग करने की जरूरत है, ठीक है। वर्किंग 2 करें और जबानी देखते जाएं और चार्ज या रिवर्स करते जाएं हर साल में। अगर फिर भी बच्चे जो रहते हैं, जिन्होंने वैसे कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था ये सवाल, कोई मसला तो नहीं आया। अच्छा, अगर फिर भी जो रहते हैं बच्चे और वो करते हैं तो कोई मसला आता है, तो फिर मैं वो सवाल भी आपको करवा दूंगा, ये भी, इसकी अब सिर्फ पोस्टिंग रह गई है, ओके। पिक्चर तो किसी की रहती है, चलें लें जी। पास पेपर 1 2 3 और 4 हो गए हैं, 5 को मैंने अभी पेंडिंग किया होगा, ठीक है। आ जाएं जी अब अपने पहले सफे पे, जल्दी से होमवर्क लिख लिया होगा आपने, ऑल एमसीक्यूज ऑफ IS8। अच्छा, अब ना फिर एक संडे आ रहा है, अब चूंकि नए टॉपिक में तो इतनी जान होनी नहीं है कि 1 सिटिंग वाला काम निकले, तो बहुत सारे बच्चों ने मेरी बात मानते हुए 1 सिटिंग में कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनको उसका बहुत फायदा हुआ है। ये आप मुझसे पूछ लें, मुझे पता है, उनसे पूछने की भी जरूरत नहीं। अब चूंकि पूरा टॉपिक हो गया तो क्वेश्चन मजीद हो चुके हैं, तो मैं कोई 3 से 4 किस्म के सवाल, मतलब वो 5-6 सवाल हो सकते हैं, इस संडे के लिए आपको फिर लिखवा दूंगा। एक मौका और दे देता हूँ आपको, पर्चा पास करने की नीयत जिन्होंने कर ली है आज से, वो संडे पे बैठ के मुझे याद करवा देना। साकी को बुलाएं जरा, साकी को मैं कह देता हूँ मुझसे, वो मुझे बता देगा, मैं कल आप लोगों को वो सवाल लिखवा दूंगा जो आपने इस संडे कमिंग संडे पे बैठ के एक सिटिंग में कर लेने IS8 के, उससे कंफर्टेबल हो जाएंगे आप, मजीद जो कमी बेशी है। क्योंकि एक सिटिंग का फायदा पता क्या होता है,
वही होता है कि आप मुख्तलिफ 2-4 किस्म की चीजें एक ही दफा बैठकर देखते कहते हैं हाँ हाँ अच्छा मुझे पता है, वो उसको कहते हैं ग्रिप आ जाना टॉपिक पे, इधर ऐसे किया था, इधर ऐसे कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझते हो आप कह रहे हैं यार ये सब तो समझ आ रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आप संडे पे कोशिश करेंगे, साकिब भाई को बता देंगे इंशाल्लाह, आमिर भाई। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं जी? अकाउंटिंग पॉलिसीज, अच्छा मैंने एक और बात भी आज लिखवा दी थी वैसे साकिब भाई को, लेकिन मैंने टर्म टेस्ट भी डिस्कस करना है। मैंने ये कहा था कि IAS 8 के निशान लगा के बच्चों को मैंने देने हैं कल इंशाल्लाह स्टैंडर्ड्स के, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम रिवर्स ऑर्डर में भी चलेंगे, अल्लाह ने कहा तो। अच्छा, ऐसे ही ले आओगे, फिर मैं नहीं कर पाया तो फिर मुझे मेरी पिटाई करोगे। उससे बेहतर है कि जब मैं निशान लगा लूंगा तो वो पैराज मैं लिख लूंगा, ठीक है। तो वो पेज पे लिख के आपको दे भी दिए जाएंगे फिर साथ साथ जैसे जैसे होता जाएगा, लेकिन कोई ले आए तो अच्छी बात है। वैसे तो आज सेकंड क्लास में भी मैंने जो पहला टर्म टेस्ट का सवाल का पहला पार्ट था ना, गवर्नमेंट ग्रांट की डिस्कशन, वो मैंने आपको दिखाना है कि वो भी स्टैंडर्ड ओपन करके उसकी आप वो 2 लाइनें लिख सकते थे सुकून से, ठीक है। तो हेल्प तो करते हैं स्टैंडर्ड्स, आप लें या ना लें आपकी मर्जी है, फुल वाले लें छोटे वाले लें, जोन से मर्जी हों सही, ठीक है। फुल वाले ये होते हैं कि सारी जिंदगी काम आते रहते हैं, शॉर्ट वाले कैफ तक तो रहते हैं, ठीक है। क्या कहा था मैंने, हाँ IAS 8 के कुछ क्वेश्चंस मैंने ना इस संडे पे इनको देने हैं एक सिटिंग के लिए, वो भी अपने पास नोट कर लो जो मैंने आज आपको काम करें याद कराने वाले। अच्छा जी, अकाउंटिंग पॉलिसीज किन्हें कहते हैं सुने, वो ओ भाई एंड वाले सुनो, MC ओ भाई एंड वाले कोर्ट वाले पीछे मत चुपो, सामने रहो जी। देखो बच्चों, MCQs एक दफा इस थ्योरी से गुजरना जरूरी है। MCQs बड़े मजे के आ सकते हैं यहाँ से, अगर वो लाना चाहे तो यहाँ से, ठीक है, बड़े ही अच्छे MCQs बन सकते हैं। वैसे IAS 8 के ऊपर 10 से 11 लेक्चर लगा करते थे जब ये FAR 2 में होता था, क्योंकि उसमें IAS 12 भी मिक्स हुआ होता है टेक्स्ट का, तो उसी की वजह से बचत है आपकी कि आप 6-7 दिनों में इसको नॉर्मली कर जाया करते हैं। चलें, अच्छा IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करता है। अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं वो बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स जिनकी बुनियाद पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। क्या मतलब इन्वेंट्री है, उसको FIFO या EFCO पे रिकॉर्ड करके हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हमने FIFO सेलेक्ट किया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक रूल है, IAS 2 ने बताया, ठीक है। तो कोई बेसिस हो, कोई कन्वेंशंस हो, कोई रूल्स हो, कोई प्रिंसिपल्स हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, उनको अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं जी? अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं जी प्रिंसिपल्स, बेसिस, ये वाली बेसिस नहीं होती है, ये कोई PF की बेसिस है, BASIS है, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एन एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए अगर कोई प्रिंसिपल, बेसिस, कन्वेंशन यूज हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। पेज नंबर 389 पे हूं आपकी किताबों में। मिसाल के तौर पे IAS 2 कहता है FIFO और EFCO लगा लो, IAS 40 कहता है फेयर वैल्यू और कॉस्ट मॉडल लगा लो, IAS 23 कहता है कैपिटलाइज करो बोरिंग कॉस्ट को, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये वो कन्वेंशंस हैं, वो रूल्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हम इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कैसे करना है? तो भाई बहुत सादा सी बात है। स्टैंडर्ड कहता है कि जब आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करना है तो देखो जो आइटम, देखो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंट आइटम्स आते हैं ना, एसेट है, लायबिलिटीज है, फिर एसेट्स में कोई डेटर है, कोई इन्वेंट्री है, कोई क्रेडिटर है, फिर नॉन करंट एसेट में PP आ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रहा है, इंटेंजिबल आ रहा है, IAS 41 वाला एग्री, बायोलॉजिकल एसेट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डिफरेंट आइटम्स आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी किसी के बारे में कैसे सिलेक्ट करें? स्टैंडर्ड कहता है, IAS 8 कहता है सबसे पहले देखो रेलेवेंट स्टैंडर्ड है। क्या मतलब अगर इन्वेंट्री आपके सामने पड़ी है, आप उसको देखो तो देख के ये सोचो कि इस पर कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली अप्लाई होता है, IAS 2 होता है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे आपके सामने एक AC पड़ा है, आप कह रहे हो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ठीक है, एक एसेट है, काफी साल तक फायदा देगा, इस पर कोई स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, तो पता लगा जी IAS 16 होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, अगर कोई आपने पॉलिसी सिलेक्ट करनी है किसी भी आइटम के बारे में, तो सबसे पहली चीज क्या है? आप ये देखो कि कोई रेलेवेंट IFRS है, अगर है तो उसे क्या कर दो? अप्लाई। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? अप्लाई रेलेवेंट IFRS। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी आइटम के बारे में कोई रेलेवेंट, कोई स्पेसिफिक IFRS नहीं होता, मतलब बन रहे हैं, लेकिन आप कुछ अर्सा पीछे जाएं तो जब कंप्यूटर का जमाना इतना नहीं था तो इंटेंजिबल्स का स्टैंडर्ड नहीं होता था। अब IAS 16 तो पता नहीं कब का आया हुआ है, IAS 38 नंबर देखो ना कितना लेट आया। तो जब तक IAS 38 नहीं आया था तो लोग ये सॉफ्टवेयर वगैरह को अकाउंट फॉर करने के लिए सिमिलर IFRS IAS 16 को देख लेते थे। आप IAS 38 पढ़ेंगे ना FAR 2 में जाके, तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं।
वो कॉस्ट वहां पे थी, यहाँ पे भी कॉस्ट, वहां पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आई16 में ऐड करते हो, उसमें भी ऐड कर रहे होते हैं, वहां पे भी यूजफुल लाइफ पे डेफिसिट कर रहे हो आई16 में पीपीई को, वहां पे भी डेफिसिट करते हो, बस नाम अमोर्टाइजेशन का कर देते हो। कुछ रूल्स डिफरेंट हैं, वैसे वो तकरीबन है, वो भी नॉन करंट एसेट में नजर आता है, ये भी नॉन करंट एसेट में आता है। जो नोट यहां बनाना सीखा पीपीई का, वैसा ही नोट इंटेंजिबल का बनाना सीखोगे एफएआर2 में, सेम नोट सेम है, सिर्फ फिगर्स बदल रही होती, चीजें बदल रही होती, ठीक है ना। तो जब तक स्टैंडर्ड आई38 का नहीं आया था तो लोग आई16 से हेल्प ले लेते थे, समझ रहे हो। आई14 नहीं आया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला, तो तब तक लोग आई16 से हेल्प लेते ही होंगे, उस जैसा ही है, मिलता जुलता, ठीक है। तो वैसे तो अब नॉर्मली स्टैंडर्ड्स होते ही हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्या करो, इफ नो IFRS देन अप्लाई जजमेंट इन फॉलोइंग ऑर्डर। अगर IFRS नहीं है तो फिर सबसे पहले देखो इससे मिलता जुलता कोई IFRS है, यूज सिमिलर IFRS। वो भी नहीं है तो फिर चले जाओ फ्रेमवर्क में, यूज फ्रेमवर्क, ठीक है। पहला काम क्या करो, कोशिश करो, सबसे पहला काम तो क्या करो, कोशिश करो रेलेवेंट IFRS हो। नहीं है, अगर रेलेवेंट IFRS नहीं है तो फिर अप्लाई करो जजमेंट, लेकिन उसका ऑर्डर क्या हो, सबसे पहले देखो कोई सिमिलर IFRS है, नहीं है तो फिर फ्रेमवर्क पे जाओ। फ्रेमवर्क क्या है, आप चीज को ऐसे सामने रखो अपने, और ऐसे सामने रख के कहो चीज तुम तो मुझे देखने में एसेट लग रही हो। किसी ने कहा तुम्हें कैसे पता चला, मैंने कहा जी इंट्रो की पहली क्लास में हमें बताया गया था एक ऐसा रिसोर्स जो फ्यूचर में फायदा दे और आपकी ओनरशिप में है, वो एसेट होता है। तो मुझे तो इस रिसोर्स से फ्यूचर के कई साल में फायदा होता नजर आ रहा है, तो मैं इसको एसेट बनाता हूं और फिर अगली बात देखते हैं। यानी अपनी जजमेंट अप्लाई करो अकाउंटेंट, बेसिक्स पे चले जाओ, चीज को देख के खुद से सोच के बताओ कि क्या है, क्या चीज हो सकती है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। अगर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कोई है तो फिर फ्रेम, ठीक है। और साथ में आप कोई सिमिलर बॉडी का, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का कोई स्टैंडर्ड उसके बारे में हो तो आप वो यूज कर सकते हो। सिमिलर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी क्या होती है, देखें ये जो IAS लिखने वाले थे ये IFAC है, ठीक है। और ऐसे ही अमेरिका और कुछ और मुल्कों के अंदर उनके अपने स्टैंडर्ड यूज होते हैं, वो ये IAS यूज नहीं करते, और उनके स्टैंडर्ड को कहा जाता है US गैप्स, यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो कुछ मुल्कों में वो भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो अब IFRS आ रहे हैं ना, ISS को खत्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और IFRS आ रहे हैं। ये IFRS इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो US गैप्स का और ISS का जो गैप था उसे ब्रिज किया जाए, इसको करीब लाया जाए, ठीक है ना। तो खैर हमारे पास एक आइटम ऐसा आ गया, बात का और तरफ निकल गई, हमारे पास एक आइटम ऐसा आ गया जिसके रेलेवेंट कोई स्टैंडर्ड ISS IFRS कोई मौजूद नहीं है। तो US गैप्स के पास कोई उससे मिलता जुलता स्टैंडर्ड पड़ा है, उस चीज को उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने कोई स्टैंडर्ड उस पर छापा हुआ है, तो उससे हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वो भी एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी तो है, आपके पास नहीं है तो उनसे आप लेकर यूज कर सकते हो। तो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का फिर ऑर्डर क्या हुआ, सबसे पहले तो ये देखो आपके पास जो आइटम है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पीपी है, जो भी चीज है उस पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड लग रहा है, अच्छी बात है। नहीं लग रहा तो फिर जजमेंट अप्लाई करो, इस ऑर्डर में कोई सिमिलर IFRS ढूंढो, अपनी अकल पहले ना लगाओ, नहीं मिला फिर अपनी अकल लगाओ, फ्रेमवर्क को यूज करते हुए किसी और से हेल्प भी ले सकते हो, नोट को फिलहाल छोड़ो। अच्छा, तो एग्जांपल्स क्या हैं जी अकाउंटिंग पॉलिसीज की, एग्जांपल उन्होंने दी जी, इन्वेंट्रीज, फॉर इन्वेंट्रीज रेफर IS2, फॉर पीपीई रेफर IS16, फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेफर IS40, ठीक है। अगली बात बताया हुआ है आपको, वंस सिलेक्टेड, IS2 ने कहा FIFO लगाओ, F को लगाओ, आपकी मर्जी, आपने कहा FIFO, उसने कहा बस अब इसको अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली। क्यों अप्लाई करवाता है कंसिस्टेंटली, ताकि पिछले साल से ये साल कंपेरेबल तो रहे। अगर आप FIFO F को ही बदलते रहोगे तो स्टॉक तो सिर्फ उसकी वजह से बदल जाएगा, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि पिछले साल स्टॉक कितना पड़ा था, इस साल कितना है, पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी, इस साल कितनी है, कंपैरिजन ही आपने रखा अपना, तो आपका अपना कंपैरिजन मुश्किल में पड़ जाता है अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई ना करें, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, बेसिस कन्वेंशन रूल्स, सिलेक्ट कैसे करनी है, स्टैंडर्ड देख लो, नहीं है तो फिर ऑर्डर ही लगा लो। लेकिन जब आपने कोई पॉलिसी सिलेक्ट कर ली, अब उसको अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन होनी चाहिए ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। क्या है जी बात, क्या कर रहे हैं, वंस पॉलिसी इज सिलेक्टेड, ठीक है, एंटी मस्ट अप्लाई इट विद कंसिस्टेंसी सो दैट फिगर्स कैन बी कंपेयर्ड ओवर ईयर, यानी अप्लाई FIFO इन ईच ईयर टू मेक कंपैरिजन ओवर ईयर, ठीक हो गया। अच्छा, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव पढ़ाया आपको, सुभान अल्लाह, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस एक बार पढ़ना है। वैसे ना पहले MCQs को ट्राई करने से पहले एक बार इस चैप्टर में जितना मैंने 2 सफ़े पढ़ाए हैं अभी तक, ठीक है, आपने ना सारा एक बार रीड करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो समझ नहीं आएंगी, निशान लगा लेंगे, ताकि मैं अगर डिस्कस करनी कतराना भी चाहूं तो आप मुझे पकड़ लें, सर ये लाइन हमें समझ नहीं आई हुई उसमें, ठीक है, MCQs बन सकते हैं उसमें से, ओके। तो आज आपने रीड करना है, होमवर्क में सवाल नहीं है, IS8 का नया टॉपिक शुरू नहीं हुआ, थ्योरी रीड करने का टाइम है, MCQs करने का टाइम है, ये वो दिन है जिसमें कमी बेशी पूरी करनी है, लेकिन थ्योरी सारी रीड करनी है, ओके। MCQ सारे ट्राई करने हैं, अभी लीगल 5 मिनट भी पड़े हैं, सुकून से बैठो। रिट्रोस्पेक्टिव
क्या कहा था? रिट्रोस्पेक्टिव। चाहे रीस्टेटमेंट है चाहे एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी है, इसका मतलब यह है पास्ट को भी छेड़ो, करंट भी, और फ्यूचर तो फिर आगे से चेंज करना ही है, ठीक है। तो पास्ट, करंट और फ्यूचर, ये होता है जी रिट्रोस्पेक्टिव। कहां कहां अप्लाई की थी इस चीज को, कहां कहां अप्लाई किया था? एक तो थी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ये रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हमने की थी इन केस ऑफ चेंज इन पॉलिसी, ठीक है। और एक हमने रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट की थी, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट हमने, इस पे भी एमसीक्यू 2-3 है, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ये हमने की थी प्रायर ईयर एरर्स की करेक्शन, ठीक है। करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर्स, ठीक है जी, ओके। ये रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रीस्टेटमेंट हमने की हुई है। इसमें हम ये करते थे, पास्ट को भी सही करके आते थे, प्रेजेंट और फ्यूचर तो चलता ही है फिर उस हिसाब से, ठीक। जबकि प्रोस्पेक्टिव के बारे में कहा था कि पास्ट को मत छेड़ो, सिर्फ करंट को और फ्यूचर को छेड़ो, ठीक है। और ये एक ही चीज पढ़ी है इसके बारे में हमने, तो वो है चेंज इन। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है, रीस्टेटमेंट तो होती नहीं ना। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है चेंज इन एस्टीमेट, ओके। अच्छा, एस्टीमेट सिर्फ ये नहीं है लाइफ बदल गई एसेट की। आपने बैड एंड डाउटफुल डेट की प्रोविजन पिछले साल 15% बनाई थी, इस साल 10% होगी, प्रोविजन के अकाउंट में से बैलेंसिंग फिगर ऑपोजिट साइड पे चली जाती है, चेंज इन एस्टीमेट ही है। पिछले साल को नहीं छेड़ते, उसी साल को छेड़ते, ठीक है। आगे जाके पढ़ोगे, टैक्स एक्सपेंस बुक करोगे अंदाजे से, अगले साल एक्चुअल में कम ज्यादा हो जाएगा, पिछले साल अगले साल में डालोगे। की प्रोविजन एक्सपेंस अंदाजे से बुक करोगे, अगले साल एक्चुअल में कम ज्यादा होगा, पिछले साल नहीं जाओगे, अगले साल को बस एडजस्ट करोगे। तो एस्टीमेट अंदाजे को कहते हैं, एस्टीमेट अंदाजे को कहते हैं। और अंदाजे में चेंज आ सकती है, और अकाउंटेंट्स बहुत सारे अंदाजे लगा के जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, जिसमें से एक जो मशहूर जमाना आपने पढ़ा हुआ है वो है लाइफ का अंदाजा, रेजुअल वैल्यू का अंदाजा, डेप्शन मेथड का अंदाजा। डेप्शन मेथड भी तो एक अंदाजा ही है ना, हर साल बराबर फायदा आएगा, स्ट्रेट लाइन यूज करो, साल बाद पता लगा नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन बैंक 5, एक स्टूडेंट ने भी सवाल आके पूछा अभी, क्वेश्चन बैंक 5 जो करवाया था, ठीक है। तो उन्होंने देखा हर साल फायदा बराबर आएगा, स्ट्रेट लाइन लगा दो। उस सवाल में और को इग्नोर करना था, ठीक है। हर साल फायदा बराबर आएगा, स्ट्रेट लाइन लगा दो। एक साल बाद देखा नहीं यार, ये तो अगले साल कम की तरफ जा रहा है, जितना सोच रहे हैं उससे हर साल कम होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस लगना चाहिए, तो चेंज हो गया, ठीक है। तो एस्टीमेट अंदाजा चेंज हो सकता है, जब भी कभी कोई अंदाजा भी चेंज हो तो आपने सिर्फ उस साल को सही कर लेना है, पिछले साल को जाके नहीं छेड़ना। ये है प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। चेंज इन पॉलिसी पढ़ाया हुआ है, काउंटिंग पॉलिसी कब चेंज हो सकती है? जब स्टैंडर्ड बदल जाए। चेंज इन पॉलिसी इज परमिटेड ओनली इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड। अब ये कंपल्सरी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो बात बताई थी, रिवाइज आईएफआरएस नाउ रिक्वायर्स ऑल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, ठीक है। या पुराना लाइफो इज नो मोर अलाउड एज पर रिवाइज आईएएस 2। तो अगर स्टैंडर्ड चेंज कर दे कोई चीज तो हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है, रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस। अब इसकी एप्लीकेशन रिट्रोस्पेक्टिव करनी है, प्रोस्पेक्टिव करनी है, ये भी कौन बताएगा? ये भी स्टैंडर्ड ही बताएगा, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, वैसे ना ये डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो तो बाय डिफॉल्ट रिट्रोस्पेक्टिव ही जाना होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी अगर स्टैंडर्ड खुद ऑप्शन दे दे तो फिर स्टैंडर्ड की ट्रांजिशनल प्रोविजन हिसाब से चल जाते हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं यहां पर ये भी कि आपने कैसे अप्लाई करना है इस चेंज इन पॉलिसी को। उन्होंने कहा जी फॉलो द ट्रांजिशनल प्रोविजंस गिवन इन द स्टैंडर्ड। वो कह सकता है प्रोस्पेक्टिव, वो कह सकता है रिट्रोस्पेक्टिव, लेकिन अगर स्टैंडर्ड ने कोई प्रोविजन नहीं बताई तो बाय डिफॉल्ट क्या है? हाँ, तो इफ नो ट्रांजिशनल प्रोविजन, ठीक है, देन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। डन, सही है, यही पढ़ाया था। अच्छा जी, दूसरा केस, कब आप चेंज कर सकते हैं? जी मैं फाइफो से एफको में जाना है, वॉलंटरी। जी मैंने कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में जाना है, वॉलंटरी, ठीक है। तो क्यों जाना है? प्रोवाइड करता है रेलेवेंट और मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन, यानी ये वॉलंटरी है, मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन है। तो जब ऐसा होगा तो कोई प्रोविजन ट्रांजिशनल कोई नहीं है, फिर डिफॉल्ट मस्ट है कि आप रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करो। पढ़ी हुई है ये बातें, अंग्रेजी में आ गई बस, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पैरा 5 क्या कहता है? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होती है? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं चेंज इन पॉलिसी को ऐसे अप्लाई करना कि जैसे यही हमेशा से थी। कोच वेयर आर यू? हियर इज आवर कोच। ये देखो,
इंटरेस्ट एक्सपेंस 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 करते आए थे, हमने कहा इस साल में खड़े होकर पॉलिसी चेंज करनी है तो ऐसे करो कि जब से ये एक्सपेंस डेबिट करते आए हैं तब से ही समझो कि प्लान डेबिट होना था। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्ट। ऐसे अप्लाई करो इस चेंज इन पॉलिसी को कि जैसे हमेशा से यही होता आया, प्लान डेबिट होता आया, कभी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ ही नहीं था। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। पढ़ के देखते हैं, कोच ने हमें बताया, मेरे ख्याल में इसने भी कहा बस होगी, सर्दी नहीं ज्यादा गर्म हो गया जी, आ गया कोच जी। इधर देखें जी, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किसे कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसको छोड़ो, टू डैश डैश डैश, इसको छोड़ो, अब पढ़ो, एप्लीकेशन ऑफ चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। ठीक है, बस इतनी सी बात पढ़ ली आपने, समझ आती है। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज ऐसे अप्लाई करो जैसे ये हमेशा से अप्लाइड ही था। मैंने ऐसे होमवर्क बता दिया, सारे एमसीक्यूज और सारी थ्योरी पढ़ के आएंगे। अच्छा, मैंने कहा किसी भी अक्सर ने चाहती मारी तो मैं कहूंगा चलो चलो निकलो निकलो निकलो। अच्छा, अगला काम, पॉलिसी चेंज होती थी तो क्या करते थे, क्या करते थे, क्या करते थे, कोच के पास जाते हैं, क्या करते थे, क्या करते थे, फिगर्स को भी रीस्टेट करते थे। 380 को 397 किया था, ठीक है, 300 को 315, ये सारी फिगर्स भी रीस्टेट की थी और नोट भी बनाया था, डिस्क्लोजर भी बनाया था। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम, फिगर्स भी रीस्टेट करते हैं और नोट भी बनाते हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है, वी रीस्टेट द फिगर्स एंड प्रोवाइड डिस्क्लोजर एज वेल। ठीक है, इसको जगाना जरा, ये मैंने कल पढ़ाना है। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी अभी ना पढ़ना, इसको बेशक छोड़ देना, वैसे पढ़ लेना, पढ़ने में हर्ज नहीं है। अच्छा, अब सबसे अहम बात करके छुट्टी देने लगा हूं। इसके आगे आपने इसको भी रीड लाजमी करना है। ये वो डिस्क्लोजर है जो हमने बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड ने अंग्रेजी में लिख के दिया हुआ है, हमने जो बनाया हुआ है स्टैंडर्ड ने वो अंग्रेजी में लिख के दिया हुआ। ठीक है, ये पढ़ना है। सबसे अहम बात ये है, इसके अंदर पॉइंट 3 भी कल पे है, मैं फिर सिर्फ 3 एग्जांपल्स बताना चाह रहा हूं, उसने स्टैंडर्ड ने बताया। चेंज इन पॉलिसी की एग्जांपल्स हैं जी, मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी फ्रॉम 542 टू एफ को, चेंज इन पॉलिसी है एग्जांपल। चेंज फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू इन 40, चेंज इन पॉलिसी की एग्जांपल है। बोलो, एक कल है। और इधर देखो, एडॉप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट प्रीवियसली हेल्ड एट कॉस्ट। ये भी तो ऑप्शन था। आगे 16 ने कहा था चाहो तो कॉस्ट मॉडल यूज करो, चाहो तो रीवैल्यूएशन मॉडल। हमने कॉस्ट मॉडल सिलेक्ट किया था और फिर कुछ अर्से बाद हमने कहा नहीं नहीं रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं, तो हमने रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग सीखी हुई थी। अगर ये चेंज इन पॉलिसी है, पॉलिसी है ना, कॉस्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर जैसे फेयर वैल्यू कॉस्ट से फेयर वैल्यू 40 में गए हैं, ऐसे ही तो IAS 16 का था रीवैल्यूएशन मॉडल। तो ये पॉलिसी थी कॉस्ट पे रहना, चले गए रीवैल्यूएशन मॉडल पे, तो चेंज इन पॉलिसी तो है। बोलो, अब एकदम से वो गूस बम्प्स कहते हैं, एकदम से परेशानी होने लगी। लगता है जितनी रीवैल्यूएशन पड़ी थी सारी गलत, क्योंकि जिस साल में रीवैल्यूएशन होती थी हम सिर्फ उस साल को सही करते थे, कभी पिछले साल की डिडक्शन तो नहीं छेड़ने चले जाते थे। रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते थे, नहीं करते थे, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करते थे, कोई नोट शोट भी नहीं बनाया था चेंज इन पॉलिसी का। तो मतलब सारी अकाउंटिंग गलत थी, या तो फिर वो चेंज इन पॉलिसी नहीं है या फिर हमारी अकाउंटिंग गलत थी। बच्चों, IAS 16 में कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना ये चेंज इन पॉलिसी है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगली बात पता है क्या है, IAS 8 कहता है पॉलिसी चेंज तो ये है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग मुझसे ना पूछना, इसकी अकाउंटिंग के लिए जैसे IAS 16 कहता है वैसे कर लेना। तो हमने कहा शुक्र है, अब ये MCQ बड़ा अहम MCQ है ये। ठीक है, चेंज इन पॉलिसी है, IAS 16 का कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना चेंज इन पॉलिसी तो है, लेकिन ये चेंज इन पॉलिसी IAS 8 वाली ट्रीटमेंट में नहीं आएगी कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करें और नोट बनाएं, बल्कि जैसे किया था वो IAS 16 के तहत किया था, वो बिल्कुल सही किया था। आप पढ़ के देखो, इट इज अ चेंज इन पॉलिसी बट इट इज नॉट ट्रीटेड एज पर IAS 8। ठीक है, इट मींस नो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, नो डिस्क्लोजर इन चेंज इन पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सारी थ्योरी पढ़नी है, सारे MCQs पढ़ने, कल नया टॉपिक करेंगे, साथ साथ ये काम करेंगे। शाम में मतलब 2 बजे से ऑनवर्ड्स टर्म टेस्ट की डिस्कशन होगी। सब बच्चे तशरीफ ले आइएगा, जो बच्चे आ सकेंगे इसी क्लास में होगी, उनके लिए YouTube पे अवेलेबल कर दूंगा मैं ये डिस्कशन। अल्लाह हाफिज।